कि अब देखो हम इस प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग को हम थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। हमने शायद ये मिस करा था। अच्छा, तो अब प्लानिंग क्या है? सबसे पहला फंक्शन है, आप कोई भी काम करते हो आपको पहले प्लान करना पड़ता है। एक इंग्लिश में सेइंग है, इफ यू डोंट प्लान देन यू प्लान टू फेल। अगर आपने किसी चीज की प्लानिंग नहीं करी है तो इसका मतलब आपने फेलियर की प्लानिंग करी है। करेक्ट? ठीक है। यस सर, यस तो सर। अब हम प्लानिंग में क्या क्या चीजें कंसिडर करते हैं कि भाई हमें करना क्या है। पहला मतलब आप जो कुछ प्लान कर रहे हो कि अल्टीमेटली पहले तो आप ये करो कि क्या, व्हाट टू डू, करना क्या है हमें, क्योंकि उसके बाद ही सारी चीजें स्टेप आएंगे कि कब करना है, क्यों करना है, कौन करेगा, ये सारी चीजें तो बाद में आएंगी ना। पहले सबसे पहले तो आप जैसे प्लान करते कि मेरे को तो 100% लेके आने हैं। करेक्ट? उसके बाद ही प्लान करते ना कि इस 100% को लाने के लिए मेरे को क्या क्या करना पड़ेगा, किस तरीके से मेरे को टाइम अपना डिवाइड करना पड़ेगा। करेक्ट? मैं किस किस की हेल्प लूंगा या लूंगी जब मेरे को इस तरीके के मेरे को 100% लाना है। राइट? तो क्या होता है, प्लानिंग जो है वो आपका बेस होता है बाकी सारी एक्टिविटीज के लिए। तो आप इंपॉर्टेंस समझते हैं प्लानिंग की? आर यू गेटिंग? यस सर। ओके, तो चलो फिर मैंने अब स्लाइड वो कर दी। हाँ बताओ फिर बेटा, प्लानिंग का सिद्धार्थ बताओ, प्लानिंग का क्या रोल होता है? अच्छा, प्लानिंग होता है जब हम क्या कहते हैं गोल्स को अचीव करने से पहले और किसी भी क्या कहते हैं फिजिकल एक्शन लेने की वजह से क्या कहते हैं उसको फिजिकली करने से पहले प्लान करते हैं गोल को अचीव करने का। वो क्या कहते हैं, और टू प्रिवेंट प्रॉब्लम्स जो, और प्रिडिक्शन करते हैं, हम्म। और नहीं, इशिता आप बताओ बेटा। तो प्लानिंग बेसिकली वो होता है जिससे हम एंड रिजल्ट अपना डिसाइड कर सकते हैं। जैसे कि हमें अपने मार्क्स अचीव करने हैं कुछ, तो उसके लिए हम उन मार्क्स को कैसे अचीव कर सकते हैं, हमारे पूरे कैसे मार्क्स आ सकते हैं, तो उसकी जो हमें प्लानिंग करनी पड़ती है कि कौन कौन से स्टेप हमें लेने पड़ेंगे, तो वो प्लानिंग है। करेक्ट, बिल्कुल ठीक है। सबसे पहले व्हाट इज टू बी डन, हमें अचीव क्या करना है, उस बेसिस के ऊपर हमें आगे की सारी चीजें प्लान करनी पड़ती है। करेक्ट? कि व्हेन इट इज टू बी डन, हु विल डू इट, वेयर इट इज टू बी डन, ये सारी चीजें आप प्लान करते हो। 100% लाने, आपने देखा कि मेरे तो घर में डिस्टर्बेंस होता है, तो मैं क्या कहते हैं प्लान करते हो कि आप लाइब्रेरी में जाके पढ़ोगे। राइट? तो वेयर भी आ गया इसके अंदर। तो ये सारी चीजें आपको प्लान करनी पड़ती है। करेक्ट? कोई भी चीज को अचीव करने के लिए है। ठीक है। अच्छा, ऑर्गेनाइजिंग is the management of function of assigning the duties, grouping tasks, establishing authority and allocating resources required to carry out a specific plan. अब क्या होता है बेटा कि आपका एक ब्रॉड प्लान होता है, उसमें फिर आप लोग क्या करते हो कि मतलब कोई भी प्लान के लिए आपको एक सब प्लान बनाने पड़ते हैं, फिर उसको ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे अगर हम बात करें तो एक टॉप लेवल प्लानिंग होती है, उसके बेसिस के ऊपर नीचे की लेवल की प्लानिंग शुरू हो जाती है। उसके अंदर फिर हम उसको, जैसी वो प्लानिंग होती है, फिर उसको ऑर्गेनाइज करते हैं। ऑर्गेनाइज का मतलब क्या होता है कि भाई अब ये कैसे होगा, कोई ना कोई तो करेगा इसको। हम उसमें ड्यूटीज, ये पहले उसको हम उस प्लान के अगेंस्ट हम टास्क बनाते हैं कि ये मेरे ग्रुप टास्क है। ग्रुप टास्क का मतलब क्या हुआ कि से फॉर एग्जांपल आपको एक क्या कहते हैं प्रॉफिट अचीव करना है, तो आप प्लान करोगे कि मेरी सेल इतनी होनी चाहिए, मेरा प्रोडक्शन इतना होना चाहिए, मेरे एचआर के लोग को क्या कहते हैं ये मैन पावर रिक्रूट करने के लिए मैं बोलूंगा कि इनको एचआर वालों को कि इस लेवल के ऐसे लोग क्या कहते हैं वो रिक्रूट करके दो। करेक्ट? रिसोर्सेज बोलते हैं इसको जब हम लोग, है ना। अच्छा, फिर हम क्या करेंगे कि
इंटरनली अब जो बंदा आएगा उसको हम अथॉरिटी भी देंगे कि भाई क्या कहते हैं, आपकी ये जिम्मेदारी है कि आपको डिलीवर करना है। जैसे प्रोडक्शन वाले को बोलना है कि भैया हमें इतने यूनिट्स आप हमें बना के दोगे डेली की बेसिस पे, और आपको ये अथॉरिटी है कि आप क्या कहते हैं लेबर से काम कराओ, आपको क्या कहते हैं हम सर्टेन पावर भी दे देंगे आपको, राइट। तो बेसिकली एक प्लान करने के बाद उस प्लान के बेसिस के ऊपर हमें ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। ऑर्गेनाइज क्या करने पड़ते हैं, रिसोर्सेज ऑर्गेनाइज करने पड़ते हैं, टास्क डिफाइन करने पड़ते हैं, उनको ग्रुप करना पड़ता है। अब इसी तरीके से सेल्स के टारगेट्स होंगे, सेल्स की टीम को ऑर्गेनाइज करेंगे कि भैया क्या कहते हैं आपको पूरे ऑल ओवर इंडिया जो है इतनी सेल अचीव करनी है, फिर स्टेट वाइज इतनी अचीव करनी है। स्टेट में जो सब उसके लिए कोई स्टेट का हेड है आपने अपॉइंट किया तो उसकी जिम्मेदारी होगी कि उसको अचीव करना, वो अपने अंडर बंदे रखेगा सेल्स के, और वो फिर उसको अचीव करके देंगे, उसको अथॉरिटी होगी, उसको क्या कहते हैं आप पावर्स दोगे, लाइक दिस है। आप एलोकेशन रिसोर्सेज को एलोकेट करोगे। तो इसको बोलते हैं ऑर्गेनाइज करना। मतलब ऑर्गेनाइज क्या कि आपने पहले प्लान किया और उसके बाद पेपर पे ही ऑर्गेनाइज कर लिया कि हाँ भाई ये इस तरीके से हम ऑर्गेनाइज करेंगे। अब एक्शन शुरू होता है, स्टाफिंग करनी पड़ेगी आपको। मतलब क्या हुआ कि आपको पहले, अब आप मैनेजमेंट तो सारा काम कर नहीं सकता, इसके लिए उसको स्टाफ की जरूरत पड़ेगी, करेक्ट। तो आप फिर लोगों को हायर करोगे, राइट पीपल फॉर द राइट जॉब, राइट। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट टू मेक श्योर दैट द राइट पीपल विद द राइट क्वालिफिकेशन आर अवेलेबल एट द राइट प्लेस एंड टाइम टू अकम्प्लिश द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब अल्टीमेटली एम तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है कि भाई हमें इतना प्रॉफिट कमाना है, या वट एवर गोल जो है आप डिसाइड करते हो, क्योंकि वो तो आपका प्लानिंग वाला फेज में ये चीजें हो गई है। अब आपने ऑर्गेनाइज करा कि कौन सा टास्क होगा, क्या क्या करना होगा, फिर उसके बाद स्टाफिंग ऑब्वियसली मतलब जैसे वर्ड कहता है कि आप लोगों को एम्प्लॉय करोगे। अब आप एक सेल्स के बंदे को प्रोडक्शन में तो डालोगे नहीं, क्योंकि वो तो वहां अनफिट हो जाएगा, राइट, करेक्ट। तो इसलिए पहले हमने क्या किया, प्लानिंग करी, फिर ऑर्गेनाइज किया सारे काम को कि किस तरीके से क्या कहते हैं हम लोग काम करेंगे। टास्क ग्रुप, पहले टास्क डिवाइड किया, फिर टास्क को ग्रुप किया, इस तरीके से सारा कुछ हमने पूरा क्या कहते हैं सारा कुछ ऑर्गेनाइज कर लिया। उसके बाद स्टाफिंग करी, फिर उसके बाद बड़ा इंपॉर्टेंट है डायरेक्टिंग। Directing involves leading, influencing and motivating employees to perform the task assigned to them. बहुत इंपॉर्टेंट है, जब तक आप किसी को डायरेक्शन नहीं दोगे वो काम नहीं कर पाएगा, वो कंफ्यूज्ड होगा कि मेरे को करना क्या है। तो ये सर ये जो फिजिकल अभी फिजिकल वर्क स्टार्ट हो गया, मतलब फिजिकली कुछ हुआ है? हाँ, ये तो हाँ फिजिकल वर्क स्टार्ट हो जाता है। जैसे आप भाई जैसे ही आपने रिसोर्सेस को लोगों को आपने हायर कर लिया और हाँ। उनको टास्क असाइन कर दिए, जो कि आपने ऊपर पहले ऑर्गेनाइज करने में बनाया था कि हम ये ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ये रॉ मटेरियल अरेंज कर रहे हैं, आप रॉ मटेरियल अरेंज करना पड़ेगा, मशीनरीज अरेंज करनी पड़ेगी, कोई भी चीज को करने के लिए, तभी तो ऑर्गेनाइजिंग बोलते हैं उसको। अच्छा, तो वो ऑर्गेनाइजिंग तक तो बस क्या कहते हैं अभी फिजिकल वर्क होने से पहले का था, अब स्टार्टिंग से फिजिकल वर्क स्टार्ट है। हाँ, अच्छा, ओके। एक मिनट सॉरी, आप थोड़ा सा हाँ। मैं अगर आपको क्या कहते हैं ठीक से मतलब एक्सप्लेन करता हूँ दोबारा से कि ऑर्गेनाइजिंग में आपके एक्शन भी होते हैं। कैसे एक्शन होते हैं कि सपोज करो आपको रॉ मटेरियल खरीदना है, राइट। ओके सर, ओके। देखो पहली बात, और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, एक बात और समझ लो कि हमने पिछले लेसन में पढ़ा था, प्लानिंग इज परवेसिव, प्लानिंग इज एट ऑल लेवल्स। तो जो टॉप लेवल की प्लानिंग है वो उनकी अपनी प्लानिंग है। जैसे ही आप नीचे आते हो मिडिल लेवल, मैंने लेवल ऑफ मैनेजमेंट पढ़ाया था ना, मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट के उनके प्लान्स हर एक के उसके अलग होंगे। एक लोअर लेवल पे जैसे फोरमैन वगैरह हो गए, सुपरवाइजर हो गए, उनके प्लान्स अलग होंगे। तो आप ये अभी जो हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हर लेवल पे हर बंदे को एक प्लान और एक मतलब एक प्रोसेस के थ्रू वो अपने काम को ऑर्गेनाइज करता है, जिसके अंदर कि आप प्लान करते हो, उसको ऑर्गेनाइज करते हो, और उसके बाद करेक्ट स्टाफ होता है, फिर डायरेक्शन करते हो और कंट्रोलिंग करते हो। फॉर एग्जाम्पल एक मैनेजर है, वो प्रोडक्शन मैनेजर है,
तो वो प्लान करेगा कि भाई मेरे को तो इतने यूनिट प्रोड्यूस करने हैं, मेरे को रॉ मटेरियल यहां से मिलेगा, ये जो कि प्रोक्योरमेंट वाले का काम है कि रॉ मटेरियल अरेंज कराना, राइट। वो इंश्योर करेगा कि उसके पास करेक्ट सही स्किल्ड स्टाफ है जो कि इसको प्रोड्यूस कर सकता है। फिर वो अपने बंदों को डायरेक्शन देगा, करेक्ट, कि भाई तुम ये ऐसे करो, इस मशीनरी पे इतना प्रोड्यूस होगा, ये होगा, इस तरीके से। आर यू गेटिंग? उसके बाद कंट्रोलिंग आता है। तो मेरा सिर्फ कहने का मतलब, क्योंकि हम तो मैनेजमेंट को ऐसा प्रोसेस समझ रहे हैं, इस प्रोसेस के अंदर POSDC होता है, वो एक हर लेवल पे होगा। टॉप लेवल पे क्या होगा? टॉप लेवल वाले प्लान करेंगे, वो ऑर्गेनाइज करेंगे कि कौन सा बंदा क्या करेगा, और एक तरीके से वो क्या कहते हैं, ऑन पेपर्स होगा। जब जैसे ही नीचे डाउन द लाइन चीजें आने लगती हैं, वो ऑटोमेटिकली उस पर एक्शन शुरू हो जाता है। अब टॉप मैनेजमेंट तो प्रोक्योरमेंट करने जाएगा नहीं। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? यस सर। यस सर। प्लानिंग जो है वो बेटा वो हर लेवल पे चलती है, और डिपेंडिंग अपॉन लेवल उसका उसकी प्लानिंग अलग हो सकती है, उसकी ऑर्गेनाइजिंग अलग हो सकती है, उसकी स्टाफिंग अलग हो सकती है, उसकी डायरेक्टिंग अलग हो सकती है, उसकी कंट्रोलिंग अलग हो सकती है। सेल्स वाले बंदे का प्लानिंग क्या होगा कि मेरे को अपने एरिया में, सपोज करो एक स्टेट का हेड है, सेल्स का हेड है, राइट, उसको बाकी चीजों से कोई लेना देना नहीं। उसका प्लान क्या होगा कि मेरे को इस अगस्त के महीने में 10 करोड़ की सेल यहां से निकलवानी है अपने यहाँ, करेक्ट। वो उस 10 करोड़ की सेल के लिए वो ऑर्गेनाइज करेगा कि ऐसा करूंगा, मैं 3 बंदे यहाँ पे लगाऊंगा, 5 बंदे यहाँ पे लगाऊंगा, और 6 बंदे यहाँ पे लगाऊंगा, इस तरीके से ऑर्गेनाइज करेगा। और इतने डॉक्टर से, सपोज करो एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है जिसको कि अपनी क्या कहते हैं एक स्टेट में सेल्स करनी है, तो वो देखो हर बंदे का अपना प्लान। जो क्या कहते हैं इंडिया लेवल वाला बंदा है, वो इंडिया लेवल वाली प्लानिंग करेगा। सेल्स की है, सेल्स हेड ऑफ इंडिया की बात कर रहा हूँ। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जो हम लोग POSDC कह रहे हैं ना, ये हर जगह एप्लीकेबल है। इट इज नॉट ओनली टॉप मैनेजमेंट के लिए है। मैं तो सिर्फ आपको टॉप मैनेजमेंट का नाम इसलिए है कि क्योंकि टॉप सबसे पहले जो प्लानिंग शुरू होती है वहीं से शुरू होती है, वो फिर नीचे डाउन द लाइन आती जाती है। तो मैं फिर वापस उस एग्जाम्पल पे आ रहा हूँ, स्टेट वाले पे, कि उसने कहा जी मेरे को इतना अचीव करना है, वो ऑर्गेनाइज करेगा, करेक्ट। ऑर्गेनाइजेशन में आपका ये बंदे, वो कहेगा जी ठीक है मेरे पास तो अभी क्या कहते हैं 3 बंदे शॉर्ट पड़ रहे हैं, वो कहेगा चलो मैं हायर करता हूँ, फिर वो उसको स्टाफिंग वाला करेगा। जब ये सब हो जाएगा, वो फिर डायरेक्शन देगा, भाई ऐसा करो, तुम इन 10 डॉक्टर से मिलो, तुम इधर से करो, तुम इस तरीके से ये एरिया कवर करो, सो दैट मेरी सेल्स बढ़ जाए, राइट, है ना। तो उनको डायरेक्शन देगा। उसके बाद कंट्रोलिंग, कि वाकई काम हो रहा है नहीं आ रहा, जो उसने प्लान किया था, जो उसने टारगेट थे उसके, वो अचीव हो रहे हैं नहीं हो रहे। आर यू गेटिंग? यस सर। बेटा अगर नहीं समझ रहा तो दोबारा पूछ लेना, बट ये कंसेप्ट जो है बड़े इंपॉर्टेंट हैं। यस सर। क्योंकि मतलब मैं जो आप लोगों को बताना चाह रहा हूं कि डोंट थिंक कि ये POSDC सिर्फ टॉप लेवल के लिए है, नहीं। जो एक्शन नीचे डाउन द लाइन लेना है लोगों को, वहां पे भी सेम चीज एप्लीकेबल है। एक फैक्ट्री हेड को, फैक्ट्री मैनेजर को ये ऑर्गेनाइज करना है कि भाई मेरे प्लान करना है कि मेरे को इतनी यूनिट प्रोड्यूस करनी है क्या कहते हैं इस महीने। वो अपना प्लान बनाता है कि भाई मैं वीकली इतनी करूंगा, फिर डेली इतनी हो जाएगी, इसके लिए मेरे को ये चाहिए होगा, रिसोर्सेज चाहिए होंगे, रॉ मटेरियल चाहिए होगा, ये सारी चीजें चाहिए होंगी। वो उसके लिए मेरे को एडिक्वेट स्टाफ भी चाहिए होगा, देख अगर कम है तो हायर करूंगा, राइट। फिर वो अपने टीम को डायरेक्शन देगा, भाई ऐसा करो, तुम इस मशीन पे काम करो, तुम ज्यादा एफिशिएंट हो, तुम जल्दी क्या कहते हैं कॉस्ट इफेक्टिव होगे, और तुम यहाँ पे करो। इस तरीके से वो डायरेक्शन लोगों को देगा। जहां पे भी मोटिवेट करेगा लोगों को कि भाई अगर किसी को प्रॉब्लम है, अपने एम्प्लॉइज को तो मैनेज करेगा ना, जो उसके अंडर में लोग हैं उनको जब तक मोटिवेट नहीं करोगे आप, तब तक वो ठीक से काम नहीं करेंगे ना, ठीक है ना। वो एक क्या कहते हैं एटमॉस्फेयर ऐसा प्रेजेंट, ऐसा करेगा कि लोग खुशी से काम करें। मतलब हो सकता है कि वो क्या ठीक है भाई ऐसा है,
कि अगर आप लोग ने इतने प्रोड्यूस कर दिए तो हम आपको, अगर इतने 10% ज्यादा प्रोड्यूस कर दोगे तो हम आपको क्या कहते हैं छोटा सा एक गिफ्ट दे देंगे, या आपको एक पार्टी कर देंगे, कुछ भी व्हाटएवर इट, जो भी वो क्या कहते हैं एनकरेज करने के लिए उसको, वो उसका काम है ये कि उसको एनकरेज करके वो अपना जो भी ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करे वो। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये चीज हर लेवल पे आपको करनी पड़ती है, चाहे वो टॉप है लेवल, चाहे मीडियम मिडिल लेवल है, चाहे वो लोअर, राइट? आगे बढ़े। यस सर। कंट्रोलिंग का, हाँ, कंट्रोलिंग का मतलब समझ गए ना बेटा? इज अ मैनेजमेंट ऑफ फंक्शन ऑफ मॉनिटरिंग, ऑर्गेनाइजिंग, परफॉर्मिंग टुवर्ड्स द अटेनमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल। इन दिस फंक्शन मैनेजर ट्राई टू मैच द एक्चुअल परफॉर्मेंस वर्सेस द प्लान परफॉर्मेंस। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि उसको 100 यूनिट बनाने थे, तो वो देख रहा है कि नहीं यार 100 यूनिट मेरे नहीं बन रहे हैं, तो उसको पहले अगर पता चलेगा तो कंट्रोल जाके देखा भी कहाँ प्रॉब्लम है, इंश्योर करेगा कि वो सॉर्ट आउट हो जाए, सो दैट उस दिन 100 यूनिट प्रोड्यूस हो। बाद में पता चलता है तो वो कहते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, कि क्या कहते हैं एक्चुअली आपको 100 बनाने थे और बने 90, तो देन ही विल ट्राई टू फाइंड। तो मैनेजर का यही काम होता है बेसिकली, कंट्रोलिंग फैक्टर है ना ये, कि उसको आपको इंश्योर करना है कि भी हमारा टारगेट क्या था और हमारा एक्चुअल क्या है, राइट? वो मॉनिटर करता है फंक्शन को। तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि पॉस डीसी का मैंने आप लोगों को शायद डिटेल नहीं बताई थी, सिर्फ सीधा मैं इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी पे आ गया था, राइट? तो ये आपको इंक्लूड करना है। तो क्लैरिटी हो गई ना बेटा? यस सर। चलो यस सर। चलो, अब बताओ मेरे को ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट क्या होते हैं? प्रॉफिट। हाँ इशिता बताओ बेटा क्या प्रॉफिट। क्या? हाँ सॉरी, हाँ वेरी गुड, प्रॉफिट। सिद्धार्थ दूसरा बताओ। सोशल वेलफेयर। सोशल, हाँ हाँ। सोशल। अच्छा चलो, सोशल तो डिफाइन कर दो, चलो वो तो पहला तो आसान है, प्रॉफिट तो, बट सोशल का मतलब क्या होता है? अच्छा, सोशल जैसे अगर जैसे जैसे हमको अपना ऑर्गेनाइजेशन चलाना है तो हम क्या कहते हैं अपने सराउंडिंग से, अपने एनवायरनमेंट से, अपने एटमॉस्फेयर से रिसोर्सेज लेते हैं। हाँ तो एज सच कि हम अपना रिसोर्सेज तो लेते हैं, बट जैसे हम उसको फुल यूटिलाइज करके जो क्या कहते हैं उससे जो वेस्टेज निकल रहा है उसको क्या कहते हैं एज सच हाँ हाँ हाँ, वो क्या ऐसे ओपन एनवायरनमेंट में ना छोड़ दें। गुड उसके गुड बाद गुड। जैसे हाँ हमारे ऑर्गेनाइजेशन से जैसे हम प्रोडक्शन कर रहे हैं तो हमारे क्या कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग फेज में जब पॉल्यूशन हो रहा है वो ना हो। उसके बाद कि जो क्या कहते हैं हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो एज सच उस क्या कहते हैं प्राइस रेंज के इक्वल, मतलब वैल्यू फॉर मनी हो और हाई क्वालिटी हो। और क्या कहते हैं हाँ हाँ, और वो और मतलब क्या कहते हैं कंज्यूमर को फुल सेटिस्फेक्शन हो। और उसके ओके और ओके। ओके, आपने हाँ कुछ चैरिटीज के बारे में ही बताया था है, और सॉरी। वो आपने बताया ना क्या कहते हैं चैरिटीज और फिर क्या कहते हैं एज सच वो ओके ओके, इशिता थर्ड थर्ड बताओ आप, जो एक तो हो गए आपने प्रॉफिट वाला बोला, और एक सिद्धार्थ ने सोशल बताया, सोशल ऑब्जेक्टिव बताया। अब थर्ड वाला क्या होता है? पर्सनल ऑब्जेक्टिव। हाँ, पर्सनल ऑब्जेक्टिव मतलब क्या होता है? मतलब जो एम्प्लॉयज के प्रति ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उसके, कि हम्म। ऑब्जेक्टिव कि जो एम्प्लॉयज हैं उनके उनका फायदा होना चाहिए, जैसे कि उन्हें टाइम टू टाइम ट्रेनिंग प्रोवाइड करानी चाहिए, उनके लिए हेल्दी वर्किंग कंडीशंस प्रोवाइड कराना, एम्प्लॉयज की ग्रोथ पे काम करना। तो ये पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स पे आ जाते हैं। हाँ, मतलब पर्सनल एंड इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ना, जिसका मतलब ये होता है कि आपके यहाँ जो एम्प्लॉय आया है उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो भी कंप्लीट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करता हूँ तो मेरे को भाई इतने पैसे चाहिए, तो आपको लगता है कि हाँ ठीक है, इतने क्या कहते हैं हमने इसको हायर किया, तो जो हमने बात, जो हमारी एग्रीमेंट है उसके हिसाब से हम उसको अवार्ड रिवॉर्ड करें, कि जो मेरे एम्प्लॉयज हैं। और एक आपने जैसे सही बोला, हेल्दी एटमोसफियर देना हमें बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये हमारा ऑब्जेक्टिव है कि भाई जो भी बंदा काम करे उसको एक ऐसी कंडीशन में काम ना करे जिसमें उसको प्रॉब्लम हो, है ना? ठीक है। और उसके बाद क्या कहते हैं, वो बंदा जो है वो प्रॉफिट में हमारे पार्टिसिपेट करे, उसमें वो कंट्रीब्यूट करे कि भाई हाँ ठीक है,
उसको क्या कहते हैं, अगर प्रॉफिट होता है तो हम उसको बोनस वगैरह ये इस तरीके की रिवॉर्ड वगैरह हम करते हैं, सो दैट ये भी एक उसका कंपनी का ऑब्जेक्टिव, ये नहीं कि सारा पैसा खुद रख लेते हैं एंड ऑल दैट। हमारा इसलिए 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो अब जो आपने पहले बताया उसको ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, उसमें बेटा एक तो प्रॉफिट तो एक चीज थी, बाकी और 2 चीज क्या थी? सिद्धार्थ अगर आपको पता तो आप बताओ। तो ऑर्गेनाइजिंग जो सर क्या एक बार रिपीट करना क्वेश्चन? मेरा क्वेश्चन था कि जो 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं ना, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव और पर्सनल और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स, हाँ सर। राइट? तो उसके अंदर जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में अभी इशिता ने बोला कि प्रॉफिट कमाना, हाँ which is the अच्छा अच्छा और बाकी 2 सर, क्या वो होते हैं? एक तो ग्रोथ होता है और एक सर्वाइवल होता है और एक प्रॉफिट होता है। सर्वाइवल, ग्रोथ एंड प्रॉफिट। सर्वाइवल का मतलब क्या होता है? सर्वाइवल का मतलब ये होता है कि जैसे हम हमारी ऑर्गेनाइजेशन अभी क्या कहते हैं स्टार्टिंग फेज में है, तो क्या कहते हैं उसको लंबे समय तक क्या कहते हैं सर्वाइवल में रखना, लंबे समय तक उसको मार्केट में रखना जिससे कि उसकी गुडविल बढ़े और एग्जिस्टेंस में रहे वो क्या कहते हैं फ्यूचर के लिए और जो जो भी क्या कहते हैं वो प्रोडक्शन कर रही है एटलीस्ट उसका लॉस ना हो, सिर्फ जो प्रोडक्शन है वो क्या कहते हैं एक्सपेंस जो है वो फुलफिल हो जाए। और मतलब ऐसे हाँ, सर्वाइवल गुड, में ज्यादा प्रॉफिट के ऊपर फोकस नहीं करते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, गुड आंसर। चलो अब आप बता बेटा, इशिता ग्रोथ का मतलब क्या होता है? ग्रोथ मतलब कि बिजनेस की ग्रोथ करना, उसके अच्छे उसका ज्यादा प्रॉफिट कमाना उसका, और जो प्रोडक्शन है उसका बढ़ जाना, तो वो ग्रोथ हो गया बिजनेस की। चलो मैं एक इस सेम सवाल को दूसरे तरीके से पूछता हूँ कि आपको कैसे पता चलता है कि ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर रही है? हेलो सर। हाँ बोलो बोलो इशिता, बेटा बताओ। सर रिपीट करना क्वेश्चन। हाँ मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ। आपने बोला ग्रोथ, राइट, है ना? यस सर, यस हाँ, सर। अब ग्रोथ, अब क्या क्या इंडिकेटर्स हैं कि ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर रही है? पहले हाँ 100 यूनिट्स का प्रोडक्शन हो रहा था और फिर उसके बाद 200 यूनिट्स का प्रोडक्शन हो रहा है, तो उससे उसकी प्रोडक्शन का लेवल बढ़ना है, मतलब तो उसको उससे उसकी ग्रोथ होती है। और जो हमारे में जो वर्कर्स काम कर रहे हैं, जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, अगर वो उनका इंक्रीमेंट होता है तो उससे भी ग्रोथ होती है। और उसका मतलब नहीं, थोड़ा सा आंसर ठीक नहीं है। आप बताओ बेटा सिद्धार्थ। ग्रोथ ग्रोथ के बारे में ना सर, हाँ ग्रोथ। वो जो इंडिकेट करता है। हाँ तो सर जब जब इंक्रीज जब सेल्स इंक्रीज हो जाती होंगी हो जाती हैं और क्या कहते हैं नंबर ऑफ एम्प्लॉयज और क्या कहते हैं वैल्यू ऑफ शेयर्स, मार्केट शेयर्स गुड, और प्रोडक्शन में इंक्रीज आता है तो। ओके, गुड 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 गुड। हाँ आई थिंक या सिद्धार्थ आप काफी क्लोज थे। बस इसके अंदर और ये भी इंक्लूड कर लेते हैं कि नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स भी बढ़ गए हों आपके। जो आप अगर अगर प्रोडक्ट बना रहे हो, तो अगर आपने सपोज करो पहले आप 4 प्रोडक्ट बनाते थे, अब आप 8 प्रोडक्ट बना रहे हो, तो इतनी की आपकी ग्रोथ हो गई। ओ, आपके रेवेन्यूज बढ़ रहे हैं, मीन्स आपकी ग्रोथ हो गई। आपके नंबर ऑफ एम्प्लॉयज बढ़ रहे हैं, इसका मतलब आप ग्रो कर रहे हो। करेक्ट। प्रोडक्शन में आप तभी बनाओगे ना जब आपके पास ऑर्डर्स होंगे। ये थोड़ी कि अगर आप 100 यूनिट बनाते हो तो फिर आपने क्या कहते हैं 200 यूनिट बनाने शुरू कर दिया, मान लीजिए बिक ही नहीं रहे, तो फिर आप ग्रो थोड़ी करोगे। हाँ Isn't हाँ it? हाँ Yes or हाँ। no? यस सर। इशिता आप समझे बेटा? यस सर। और ठीक सर है। इसमें एक और पॉइंट होगा, मतलब कि जो बिजनेस की उसके ब्रांचेस का बढ़ जाना, सॉरी। बिजनेस की ब्रांचेस। हाँ यस, नंबर ऑफ ऑफिसेज आपने अगर खोल लिए हैं तो दिस ऑल्सो इंडिकेट्स कि आप ग्रो कर रहे हो। कैसे कि पहले मेरा ऑफिस दिल्ली में था, फिर मेरे को क्या कहते हैं सपोज करो कैलकाटा से भी मेरे को अगर बिजनेस वहां से आ रहा था, तो हमने कहा यहाँ से तो मैनेज होगा नहीं, चलो एक वहाँ ऑफिस वहां खोल लेते हैं, वहां पे बंदे एम्प्लॉय कर लेते हैं। तो वहां पे आप ऑफिस खोलोगे तो फिर बंदे एम्प्लॉय करोगे, राइट?
आपके क्या कहते हैं सेल्स टीम बनेगी, जो भी टीम बनेगी, तो उसमें देखो आपने नंबर ऑफ एम्प्लॉइज बढ़ा लिया ना, इट मींस कि यू आर ग्रोइंग। आपने एज यू राइटली सेड कि हाँ अगर जैसे जैसे ब्रांचेस बढ़ती जाती हैं तो आप ग्रो करते हैं आप। अच्छा, अब आ जाता है नेचर ऑफ मैनेजमेंट। तो भाई पहली बात एक बार समझ लो कि अच्छा, आप लोगों को कैरेक्टरिस्टिक और फंक्शन दोनों एक ही चीजें बेटा, ध्यान रखना। चाहे हम बोले फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट या हम बोले कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट, कैरेक्टरिस्टिक का मतलब पता है ना आप लोगों को, या फंक्शन का मतलब पता है ना? अगर हम बोलते हैं, देखो बेटा तीन चार चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, हर जगह मिलेंगी आपको। क्या क्या मिलेंगी कि what are the characteristics of a particular thing, what is the significance or importance of particular this thing, और क्या कहते हैं मतलब इसे मतलब घुमा फिरा के ना, मतलब आपको समझना पड़ेगा कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ये सब एक ही चीज के बारे में बात कर रहा है वो आपसे। नेचर इज स्लाइटली ब्रॉडर टर्म जिसके अंदर की कैरेक्टरिस्टिक भी आते हैं, पर देखो फर्क क्या है, मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अज्यूम करो क्या कहते हैं जो एक डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर होते हैं इंटरनल टू, एक हम पर्सन के बारे में बात करते हैं, सपोज कि आपके फादर हैं, आप उनका एक कैरेक्टरिस्टिक ही वो बहुत मेहनत करते हैं, राइट, अपने काम में जो भी बिजनेस करते हैं या जॉब करते हैं व्हाटएवर इट इज, तो वो एक उनकी कैरेक्टरिस्टिक होगी। आर यू गेटिंग? मतलब ये कि इंटरनली जो उनके मतलब समझ लो कि ट्रेड्स बोलते हैं उसको हम, कि जो वो सब चीज, ये तो मैंने आपको एक पर्सन के पर्सपेक्टिव में बताया, बट एक हम मैनेजमेंट की अगर बात करें एज अ होल, तो उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो तो मैंने आपको जैसे लास्ट क्लास में सारे समझा दिए थे, राइट? यस सर, यस है सर। ना? तो अब हम बात कर रहे हैं नेचर की। अब हम नेचर की जगह अगर हम बात करें तो अच्छा, मैंने आपको हाँ इंपॉर्टेंस भी बता दी थी मैनेजमेंट की, क्यों कि मैनेजमेंट जरूरी क्यों है, इंपॉर्टेंस उसकी क्यों है, वो आपको क्या कहते हैं कंफ्यूज मत कर देना कैरेक्टरिस्टिक से और इंपॉर्टेंस से। क्यों जरूरी है, अगर वो नहीं होगा तो क्या क्या हो सकता है, राइट? यस सर। हाँ, तो इन वर्ड्स को बेटा अच्छी तरह इनका मीनिंग समझ लेना और उसके हिसाब से याद करना, बिकॉज बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है टर्मिनोलॉजी में। कई जगह उसने फंक्शन दे देता है, फिर कहते हैं अरे मैंने तो फंक्शन पढ़े नहीं, मैं तो सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक पढ़े। अरे भाई कैरेक्टरिस्टिक और फंक्शन सेम चीज है, इंपॉर्टेंस की जरूरत क्यों है। और अब नेचर आ जाओ। नेचर एक स्लाइटली ब्रॉड टर्म है जिसके अंदर की उसकी क्वालिटीज और उसके कैरेक्टरिस्टिक सब उसके अंडर में है। नेचर एक तरीके से एक्सटर्नली विजुअलाइज जब आप करते हैं किसी चीज को, तो हम उसको कहते हैं उसकी नेचर, ये उसका नेचर है। से फॉर एग्जांपल क्या कहते हैं आपको एग्जांपल देता हूं मैं। कहते हैं ना कि पर्सन की नेचर बहुत अच्छी है, मतलब कि इसका जब भी वो उससे इंटरेक्ट करो तो वो काफी वार्मली आपसे मिलता है, बिहेव करता है, तो ये कहते हैं कि इसकी नेचर बड़ी अच्छी है। कैरेक्टरिस्टिक्स के अलग हो सकते हैं, एक नेचर एक तरीके से सॉर्ट ऑफ कि हाउ होलिस्टिकली आप उसको व्यू करते हो। तो अब यहाँ पे हम नेचर ऑफ मैनेजमेंट में कहते हैं इसकी नेचर क्या है, इज इट साइंस, इज इट आर्ट और इट इज अ प्रोफेशन। मतलब क्या हुआ कि जो मैनेजमेंट का नेचर है वो किस चीज से मेल खाता है, साइंस से मेल खाता है या आर्ट से मेल खाता है या प्रोफेशन से मेल खाता है। अब आप कहोगे प्रोफेशन क्या, आर्ट साइंस तो मेरे समझ में, प्रोफेशन क्या है हम आगे आपको बताएंगे। चलिए, तो पहला हम ये स्टडी करने की कोशिश करते हैं कि मैनेजमेंट साइंस है या आर्ट है या प्रोफेशन है। पहले हम साइंस को पकड़ते हैं। अब आप लोग बताओ कि अगर हम किसी चीज को कहते हैं ये साइंस है तो क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं। किसी चीज को कहते हैं ये एक साइंस है, तो इसके लिए क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं। उसके पीछे एक साइंटिफिक लॉजिक होता है। राइट, गुड।
सिद्धार्थ आप बताओ, मैं अभी आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाऊंगा क्या क्या, बट फिर भी आपसे थोड़ा समझना चाह रहा हूँ कि आप लोगों को कितना पता है कि हम ये कहते हैं कि ये चीज इसकी नेचर साइंटिफिक नेचर है इसकी, साइंस है, ये एक साइंस है। उसके एग्जिस्टेंस का रीजन, हाँ सॉरी, उसके एग्जिस्टेंस का रीजन, वो क्यों एग्जिस्ट करता है, उसका रीजन। नहीं, साइंस आप किसी को साइंस कब बोलते हो? जब वो ज्यादा लॉजिकल हो जाता है उसका। हाँ अ, हाँ हाँ, अच्छा चलो, वो साइंस में आप क्या चीज करते हो? एक्सपेरिमेंट्स। यस, एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट्स, है ना, लैब में जाके एक्सपेरिमेंट करते हो, राइट। हाँ। और वो एक्सपेरिमेंट चाहे आप हिंदुस्तान में करो चाहे अमेरिका में करो, उसके रिजल्ट तो सेम आएंगे, यस और हाँ। नो, यस सर। राइट, है ना। तो यस सर। आपने क्या किया कि जिस तरीके से साइंस में आप कोई भी चीज, कॉज एंड इफेक्ट बोलते हैं उसको, चलो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आता हूँ, दिखाता हूँ आपको। सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, करेक्ट, कि एक आप कोई भी केमिस्ट्री करते हो, फिजिक्स पढ़ते हो, जो भी एक सिस्टमैटिक तरीका है कि नहीं है उसको क्या कहते हैं, नॉलेज को रखने की। पहले आपको एलिमेंट्स पढ़ाएंगे, तब आपको केमिस्ट्री के सारे फॉर्मूले पढ़ाएंगे, एक सिस्टमैटिक तरीके से एक साइंस को पढ़ा जाता है, यस और नो। यस सर। अब यस। प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन, आप प्रिंसिपल बनाते हो, आपने कहा कि ग्रेविटी है जी, आप ऊपर से कुछ चीज फेंकोगे वो नीचे आएगी, ये एक आप क्या कहते हैं, चाहे वो कोई भी चीज हो, वो एक ग्रेविटेशनल फोर्स है। एक ये एक्सपेरिमेंट किया, जिसने पहले एक्सपेरिमेंट किया ना कि क्या कहते हैं, एप्पल ऊपर से गिरा था और उसने कहा कि नीचे ही क्यों गिरा, है ना, तो उसने यस वो सर। जी फोर्स निकाला था ना, ग्रेविटी, उसने कहा नहीं, एवरीथिंग व्हिच इज अर्थ अट्रैक्ट्स व्हाटएवर इज whatever will fall on the ground only। उसने क्या कहते हैं एक प्रिंसिपल निकाल दिया ना कि एवरीथिंग, दिस इज जी फोर्स इनसाइड द अर्थ व्हिच अट्रैक्ट्स थिंग्स फ्रॉम व्हेनेवर दे फॉल, राइट। और अभी मैंने आपको बताया यूनिवर्सल वैलिडिटी उसकी, है ना, कि वो चीज जो है वो यूनिवर्सली एग्जिस्ट करती है। तो ये साइंस की ये सारी चीजें हैं, ठीक है। अब आर्ट में क्या होता है? आर्ट में आप बताओ कि हम किसी चीज को आर्ट कब कहते हैं, इशिता? मैम सर, जब उसमें कुछ अलग होता है कि जब किसी और के द्वारा, जब कोई और वो परफॉर्म करता है तो वो उसमें अपनी कोई अलग चीज, यूनिक चीज डालता है तब। है कि आर्ट आप किसको कहते हो? व्हाट आर आर्ट। ट्रेट्स ऑफ आर्ट? व्हाट आर्ट कहते हैं, आर्ट है, दिस इज अच्छा आर्ट। सर, आर्ट उसे कहते हैं कि किसी भी चीज को उसके करने का तरीका कितना वो प्रोफेशनल है, कितना वो एग्जैक्ट है, हाँ, ओके, देखो, science is described as a body representing knowledge gathered by observation and experiment, critically tested systematically and brought under general principle. Science is a principle which can be verified and is based on cause and effect relation. ये साइंस की डेफिनेशन है कि नहीं? आप एक्सपेरिमेंट करते हो, इसका कॉज ये हो, इसका कॉज ये था, इफेक्ट ये हुआ, यस सर। है ना। एक सिस्टमैटिक तरीका है ना, प्रिंसिपल्स हैं। साइंस के प्रिंसिपल है नहीं है कि आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाओगे तो वाटर प्रोड्यूस होगा ही होगा, हाँ हाँ, H2। राइट इशिता? यस सर। ठीक है ना। और इसकी वैलिडिटी यूनिवर्सल ही है, मैं प्रिंसिपल बेस्ड एक्सपेरिमेंट है, तो ये तो आप यहाँ पे एज अ साइंस, पहले मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि पहले आप समझो साइंस क्या होती है, और फिर आर्ट्स क्या होती है, और प्रोफेशन क्या होता है। उसके बाद हम देखेंगे कि मैनेजमेंट हमारा कहाँ फिट हो रहा है। ओके ओके सर। ठीक है। तो साइंस के बारे में आपको पता चल गया ना कि हम साइंस किस चीज को कहते हैं, कि कोई प्रिंसिपल है, कोई कॉज एंड इफेक्ट है, टेस्टेड है, सब जगह यूनिवर्सली वैलिडिटी, यूनिवर्सल वैलिड है वो पूरा, है ना, तो उसको हम बोलते हैं साइंस है, राइट। अब हम आर्ट किसको बोलते हैं? आर्ट इज अ कंसर्न दैट with practical application of the theoretical knowledge,
नॉलेज इसमें भी चाहिए। आप समझ रहे हो? आर्ट के लिए भी जैसे आपके स्कूल ऑफ ड्रामा है कि नहीं है, या आर्टिस्ट स्कूल ऑफ आर्ट्स है नहीं है, जो आपके आर्ट सिखाई जाती है, राइट? यस तो सर, यस। नॉलेज नॉलेज चाहिए होती है उसकी। लेकिन क्या होता है कि क्या कहते हैं आपके जो मतलब एप्लीकेशन है वो हर बंदा अपने हिसाब से उसको अप्लाई करता है, ठीक है? तो जैसे फॉर एग्जांपल सुर तो सबके सेम है। अगर म्यूजिक की बात करें तो सारे का सबका एक ही है, स्टैंडर्ड है। नॉलेज बंदे ने ये सुरों की नॉलेज ले ली है। अब अरिजीत सिंह उसको डिफरेंट तरीके से गाएगा, कोई और सिंगर उसको किसी और तरीके से गाएगा। तो उसने क्या किया कि उसने उसको पर्सनलाइज कर लिया अपने हिसाब से। एक नॉलेज उसको मिली, उसने अपने हिसाब से उसको पर्सनलाइज कर लिया। यस और नो? यस सर। यस है ना? सर। देखो, पर्सनल मैनेजमेंट इज प्रैक्टिस रादर देन अ साइंस। इट इज नॉट नॉलेज बट परफॉर्मेंस। द टेस्ट ऑफ मैनेजमेंट लाइज इन स्किलफुल यूज ऑफ वंस टेक्निकल नॉलेज एंड प्रोफिसी टू एंश्योर मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी एट द मिनिमम कॉस्ट। तो ये एक पर्सनलाइज एप्लीकेशन है, मैं इसको और डिटेल में बताऊंगा आपको। और थर्ड पॉइंट जो है वो बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। आप देखोगे कि जो आर्टिस्ट हैं वो बहुत रियाज करते हैं, अगर मैं सिंगिंग की बात करूं तो, या जो आर्टिस्ट ड्राइंग वगैरह बनाते हैं वो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं, तब कहीं जाके उनका एक अच्छा सा जो भी क्रिएट कर रहे हैं वो क्रिएट कर पाते हैं, राइट? और उनके अंदर खुद की क्रिएटिविटी होती है कि भाई हम ऐसे कर लें, हम ये बना लें। बेस उनका नॉलेज है, उन्होंने अपने उस नॉलेज को अपने हिसाब से उसमें उन्होंने अप्लाई करते हैं और उसे क्रिएटिव चीजें प्रोड्यूस कर देते हैं, राइट? आप यस समझ सर। रहे हैं? तो आर्ट और साइंस में फर्क समझ में आ गया आपको? ये आर्ट, ये जो साइंस है ये प्रिंसिपल बेस्ड है, ये सिस्टमैटिक नॉलेज है, और ये यूनिवर्सल वैलिडिटी है इसकी। सब जगह, चाहे वो इंडिया हो, यूएस हो, यूके हो, सब जगह वो साइंस आपकी एप्लीकेबल होगी, वही प्रिंसिपल चलेंगे चाहे आप कहीं भी चले जाओ, राइट? आर्ट में क्या है कि इट इज क्या कहते हैं आपकी नॉलेज तो है ही है, साथ में उसके पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशंस हैं उसके, और बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी है। क्योंकि आपको जैसे जैसे आप अपने हिसाब से उसको हर सिंगर देखो अलग अलग तरीके से गाता है, नहीं गाता है, उसने अपने आप को पर्सनलाइज कर रखा है, राइट? यस सर। यस सर। तो अब नाउ अब हम बात करते हैं कि अच्छा चलो मैं वापस इस पे आता साइंस पे। तो अब साइंस मैनेजमेंट इज अ साइंस, ये कहने के लिए क्या सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होती है मैनेजमेंट में? सर रिपीट करना सर, क्या मेरा सिस्टमैटिक? क्या देखो, साइंस का ये हम ये एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो साइंस के लिए हमने पॉइंट्स रखे, क्या वो मैनेजमेंट के लिए ट्रू हैं या नहीं। तो पहला पॉइंट साइंस का था कि सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, principle of science can be understood because of availability of systematic and organized knowledge। क्या ये चीज मैनेजमेंट के लिए ट्रू है? यस सर, बिकॉज पहले प्लानिंग इशिता करी बेटा जाती है। आपकी आवाज, हाँ फिर से बताओ, हाँ आवाज आपकी ठीक से नहीं आ रही, हाँ थोड़ा सा पास आके बोलिए। हाँ क्या कह रहे हो? ये एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, है, क्योंकि हाँ पहले प्लानिंग आती है, फिर ऑर्गेनाइजिंग आती है, फिर स्टाफिंग आती है। तो ये स्टेप्स है, ये एक प्रोसीजर है, और इसको ब्रेक नहीं किया जा सकता, और ये सिस्टमैटिक है, इसलिए इसे ये कह सकते हैं। नहीं, थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको इसमें ऐड कुछ करना चाहूंगा, नहीं थोड़ा सा गलत। सिद्धार्थ आप बताओ बेटा, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। देखो, जिस तरीके से आपको साइंस पढ़ाई जाती है वैसे ही आपको एक मैनेजमेंट भी पढ़ाया जाता है। एमबीए के स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है नहीं है, जब तक वो एमबीए स्टूडेंट्स एक मैनेजमेंट को पढ़ते हैं तो एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से उनको पढ़ाया जाता है, नहीं पढ़ाया जाता है?
उसके अंदर जिस तरीके से साइंस के अंदर प्रिंसिपल बेस्ड होते हैं, अब फर्क क्या होता है, साइंस में आप किससे डील करते हो, आपको एक्सपेरिमेंट में कुछ चीज प्रूव करनी है तो आप किससे डील करते हो, जैसे केमिस्ट्री में आपको कोई चीज प्रूव करनी है तो आप किन चीजों को यूज करते हो प्रूव करने के लिए? केमिकल्स वगैरह जो भी दिए होते हैं, सॉरी, जो भी केमिकल्स होते हैं या फिर वेरी कोई भी गुड, केमिकल को यूज करते हो ना आप, है ना? कोई भी चीज को फिजिक्स में आप डिफरेंट डिफरेंट मीटर्स और ये सब चीजें यूज करते हो प्रूव, कोई भी चीज को प्रूव करने के लिए, करेक्ट? तो आपको एक प्रिंसिपल मिल जाता है कि भाई मैं क्या कहते हैं, मेरे को अगर मैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला दूंगा तो मेरा पानी बनेगा ही बनेगा, राइट? आपने ये एक्सपेरिमेंट करके प्रूव कर दिया। क्या ये चीज मैनेजमेंट ट्रू है? यस सर, अगर हम एफर्ट्स और प्लानिंग को एक साथ कर देंगे तो हमारा एंड रिजल्ट जो है वो अच्छा होगा ही होगा। फिर से बताओ बेटा। अगर हम अपने एफर्ट्स और अच्छी मैनेजमेंट को एक साथ कर देंगे तो हमारा जो एंडिंग रिजल्ट है वो अच्छा होगा ही होगा। नहीं, इसमें थोड़ा सा फर्क है। जो अब आपने एक्सपेरिमेंट करके कुछ प्रिंसिपल्स बना लिए। एक प्रिंसिपल क्या बनाया आपने कि भाई क्या कहते हैं, क्या कहते, फॉर एवरी फोर्स देयर इज ऑलवेज अ रिएक्शन, है ना? या आप अपने अगर साइंस स्टूडेंट नहीं हो आप तो मतलब मेरा मतलब कि आपने कुछ सर्टेन प्रिंसिपल बना लिए हैं जो कि एक्सपेरिमेंट के बेस के ऊपर होते हैं। प्रिंसिपल मतलब वो होते हैं जो कि हर जगह वैलिड होंगे ही होंगे। आप ये चीज मतलब कहते हैं ना कि ये चीज डेविएट नहीं होती, प्रिंसिपल है ये इस तरीके का। आपने देखो ना बहुत सारे हर चीज में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री, प्रिंसिपल्स हैं सारे कि इस तरीके से होना होता है। तो इसी तरीके से मैनेजमेंट के भी प्रिंसिपल्स हैं। अभी आगे आएंगे और मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाऊंगा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। वो क्या कहते हैं टू लार्जर एक्सटेंट ट्रू होते हैं। वो प्रिंसिपल्स हैं बिल्कुल, जैसे ना कहते हैं किसी ने ये चीज लिख के दे दी, जो जो तुम्हारे साइंटिस्ट थे उन्होंने जैसे प्रिंसिपल बना दी, इसी तरीके से मैनेजमेंट गुरु ने भी अपने प्रिंसिपल बनाए हैं। अब फर्क कहाँ पे आता है? साइंस में तो आप डील कर रहे हो केमिकल से, ऑब्जेक्ट से एंड ऑल दैट, तो आपके रिजल्ट्स हमेशा बिल्कुल वैसे ही आएंगे जो आपके प्रिंसिपल में लिखा हुआ है। Whereas मैनेजमेंट में आप किससे डील करते हो? मैनेजमेंट में आप किससे डील करते हो? किससे? वर्कर्स, टास्क। राइट, हाँ सिद्धार्थ समझ रहे हो बेटा? मैनेजमेंट आप किससे डील करते हो? हाँ सर, प्लानिंग, वर्कर, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग। अरे नहीं नहीं बेटा, मैं ये जैसे मैंने आपको बताया कि आप साइंस में तो डील करते हो ऑब्जेक्ट्स, नॉन लिविंग थिंग से, केमिकल्स, दिस दैट, और मैनेजमेंट में किससे डील करते हो आप? हाँ बोलो बेटा। मैनेजमेंट में कैरेक्टरिस्टिक्स मैनेजमेंट की। नहीं नहीं, आप जैसे कैरेक्टरिस्टिक की बात नहीं कर रहा हूं मैं आपसे, जैसे आप साइंटिफिक प्रिंसिपल को प्रूव करने के लिए आपके पास क्या ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना? हाँ, यस सर। करेक्ट, वो सब नॉन नॉन लिविंग है। इसी तरीके से मैनेजमेंट में आप किनसे डील करते हो? मैनेजमेंट में आप डील करते हो ह्यूमन बीइंग से। अच्छा, ओके। राइट, और ह्यूमन बीइंग की नेचर हर की अलग अलग है। आज कुछ है नेचर, कल को कुछ और हो जाएगी, कल वो किसी तरह से डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करेगा। हर बंदे का रिएक्शंस, तो जो ह्यूमन बीइंग को मैनेज करना है वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है एज कंपेयर टू जो हमारे आपके नॉन लिविंग थिंग्स। आर यू गेटिंग? तो इट इज प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। ये ट्रू है पर बहुत 100% नहीं। क्यों? क्योंकि आपके जो आपके प्रिंसिपल हैं, जो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैं, वो नॉन लिविंग थिंग्स पे बेस्ड हैं, और जो आपके प्रिंसिपल बेस्ड हैं
मैनेजमेंट के वो लिविंग थिंग्स के ऊपर बेस्ड है, तो कभी ट्रू होंगे, हो सकता है वो 100% ट्रू ना हो, प्रिंसिपल सिचुएशन के हिसाब से सारा कुछ होता है, राइट। तो ये थोड़ा बहुत क्या कहते हैं मतलब मिलता भी है और नहीं भी मिलता है, ठीक है। अब हम आते हैं यूनिवर्सल वैलिडिटी। क्या मैनेजमेंट के प्रिंसिपल यूनिवर्सली वैलिड हैं? यस और नो? जैसे कि साइंटिफिक प्रिंसिपल तो यूनिवर्सली वैलिड है, चाहे मैं हाइड्रोजन को ऑक्सीजन को इंडिया में मिलाऊं, चाहे यूएस में मिलाऊं, चाहे यूके में मिलाऊं, कहीं मिलाऊं, पानी बनेगा ही बनेगा। जो ये तो मैनेजमेंट, हाँ, तो कि जो मैनेजमेंट है वो क्या यूनिवर्सली, जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं, जो भी उसके नॉलेज है, व्हाट एवर यू मे कॉल इट, वो क्या यूनिवर्सली सब कुछ जो है वो वैलिड वैलिड है अक्रॉस यस सर। वर्ल्ड है? यस, ओके, यस सर। इशिता आप बताओ। सर जैसे कि किसी एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका जो भी प्रिंसिपल्स होते हैं और जो दूसरे के प्रिंसिपल्स होते हैं तो वो अलग अलग होते हैं, तो इसलिए यस, वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल तो नहीं है, मतलब नो है। राइट, वेरी गुड आंसर, वेरी गुड आंसर, गुड। मतलब जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल हैं वो कंट्री टू कंट्री, स्टेट टू स्टेट सब चेंज हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप, जैसे मैंने आपको बताया कि मैनेजमेंट में आप ह्यूमन बीइंग से डील करते हो। जो यूएस के लोग हैं वो एक डिफरेंट तरीके से बिहेव करते हैं एज कंपेयर टू इंडियंस या आपके यूरोपियंस, है ना। उनकी कंडीशंस, उनका एनवायरनमेंट वो बिल्कुल अलग होता है एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज, राइट। तो इस वजह से जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं या मैनेजमेंट इटसेल्फ जो है वो यूनिवर्सली वैलिडिटी उसकी नहीं होती है। जो प्रिंसिपल्स होते हैं उसके इंडिया में कुछ और तरीके से चलेगा। तो क्या मैं कह सकता हूं कि मैनेजमेंट इज साइंस? यस और नो? यस। साइंस है या नहीं? यस। तो अगर यस बोल रहे तो फिर इसमें जो यूनिवर्सलिटी तो नहीं है उसकी, तो फिर साइंस कैसे हो गई है? क्या नहीं यूनिवर्सल है तो सर? यूनिवर्सल यूनिवर्सल वैलिडिटी तो नहीं है मैनेजमेंट की, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि इंडिया में मैनेजमेंट डिफरेंट तरीके से होता है और यूएस में किसी और तरीके से होता है, यूरोप में किसी और तरीके से होता है। तो सर आपने एज अ साइंस बोला है ना, तो साइंस के प्रिंसिपल्स तो यूनिवर्सली सेम ही होते साइंस हैं। तो है बट मैनेजमेंट, मैं मैनेजमेंट को पूछ रहा हूँ, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल। मैं अब मेरा सवाल यह है कि क्या मैनेजमेंट इज साइंस? क्या हम कह सकते हैं कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स साइंस के हैं वही मैनेजमेंट के होते हैं? नो, नहीं नो होते। सर, नहीं होते नहीं सर। होते ना, है ना। हाँ, इशिता, हाँ बोलो बेटा, होते हैं नहीं होते हैं? नहीं होते सर। नहीं होते ना। नहीं होते। हाँ, तो लेकिन क्या है, पहला प्रिंसिपल तो मैच कर रहा है, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। उसमें भी सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होती है, इसमें भी सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होती है ना। तो इसलिए हम कहते हैं कि मैनेजमेंट इज नॉट 100% साइंस, इट इज सॉफ्ट साइंस और इनएग्जैक्ट साइंस। मतलब ये कि पूरी तरीके से साइंटिफिक नहीं है। यस सर। आप समझ गए बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एस्पेक्ट है कि ये क्वेश्चन आता है क्योंकि हम क्या कर रहे हैं अब कि साइंस के को हमने स्टडी किया और देख रहे हैं कि मैनेजमेंट से मैप हो रहा है नहीं हो रहा है। देखते हैं, हाँ, दो तीन चीजें तो मैप हो रही है पर एक कुछ चीजें पार्शियली मैप हो रही है, कुछ चीजें बिल्कुल मैप नहीं हो रही, राइट। इसलिए इनएग्जैक्ट साइंस बोलते हैं इसको, राइट, पूरी तरह साइंटिफिक नहीं है। अब हम देखेंगे कि क्या मैनेजमेंट आर्ट है। अब बताओ, एग्जिस्टिंग ऑफ थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज, ये वैलिड है साइंस के मैनेजमेंट के लिए? सर जो थ्योरेटिकल नॉलेज है उसका तो नहीं कह सकते, और जो प्रैक्टिकल है वो सब जगह यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि हर क्यों? किसी अब का थ्योरेटिकल, आप थ्योरेटिकल नॉलेज क्यों कैसे? मैनेजमेंट स्कूल में क्या पढ़ाया जाता है?
है पूरी मैनेजमेंट, ये पढ़ाया जाता है। बट जब हम चीज़ों को फिजिकल मतलब खुद एक्सपीरियंस करते हैं तो वो अलग होता है थ्योरी के अलावा। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल फिर बट बिल्कुल ठीक ये भी बोल रहे नहीं हो। कह सकते बट ये भी नहीं कह सकते कि जो हमारी जो हमने खुद से एक्सपीरियंस किया है वो सबका यूनिवर्सली सेम होगा, क्योंकि हर किसी का एक्सपीरियंस अलग अलग होता है। राइट, है ना। मैं उस पर आ रहा हूँ, इसीलिए पर्सनल एप्लीकेशन बोलेंगे पहले, लेकिन हमारा पहला पॉइंट तो ट्रू है ना, एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज। मतलब क्या हुआ कि हाँ, मैनेजमेंट स्कूल्स के अंदर आपको थ्योरी पढ़ाई जाती है, और जो लोगों ने अपने एक्सपेरिमेंट करे, प्रैक्टिकल करें, वो भी उसके अंदर वहां भी किताबों में सारा लिखा हुआ है ना। Art presupposes the existence of certain theoretical knowledge in such field of practice. It may be dance, public speaking, acting, music, etc. ये आर्ट के बारे में बता रहे हो। Management is concerned with putting the available knowledge into practice so as to accomplish the predetermined goal. मतलब ये हुआ कि यस, एक एग्जिस्टिंग नॉलेज होती है उसके अंदर, और उसके अंदर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस लोगों ने लिखे होते हैं। तो ये पॉइंट हमारा मैनेजमेंट के लिए भी ट्रू है, जिस तरीके से ये आर्ट के लिए ट्रू है। आर्ट में एक आर्ट कॉलेज होता है ना आप लोगों का, कि जहाँ पे म्यूजिक सिखाते हैं, ये सारी चीज सिखाते हैं, राइट। उसको प्रैक्टिकली भी करते हैं वो लोग, उनके पास जो जो सीखते हैं वो उसको क्या कहते हैं, प्रैक्टिकल उसको करके भी देखते हैं। सिमिलरली जो मैनेजमेंट के कोर्सेज, जो मैनेजमेंट पढ़ाते हैं वो पढ़ते हैं जो लोग, वो थ्योरेटिकल नॉलेज होती है और उन्होंने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कर रखा था, फिर प्रोजेक्ट करते हैं, प्रोजेक्ट में प्रैक्टिकली उसको देखते हैं, हाँ ये ठीक है, ऐसा हो रहा है। तो ये पॉइंट हमारा ट्रू हो जाता है। यस और नो? यस सर। इसमें बेटा कोई कंफ्यूजन है बेटा, मेरे से हमेशा पूछ लेना, मेरे को रोक के आपको ये मेरे को नहीं समझ रहा है तो मैं आपको एग्जाम्पल दे के किसी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। इशिता, यस क्लैरिटी सर। है ना बेटा, क्लैरिटी है ना? यस सर, हाँ ओके, समझ आ गया। ठीक है। अब हम सेकंड पॉइंट में बोले पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। मतलब ये हुआ कि मैंने मैनेजमेंट पढ़ा और इसको मैंने अपने तरीके से अप्लाई करना शुरू कर दिया। मतलब ये हुआ कि जिस तरीके से आर्ट में बंदा कॉलेज में जाके, आर्ट कॉलेज में जाके या कहीं पे भी ट्रेनिंग लेने के बाद वो उस नॉलेज को अपने पर्सनलाइज तरीके से यूज कर सकता है, कर लेता है, वैसे ही मैनेजमेंट भी अपने हिसाब से बंदा यूज करता है, अपनी स्किल्स लगाता है। देखो मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना कि बंदे ने म्यूजिक क्लास में जाके म्यूजिक को समझ लिया, अब जो उसने उसको मॉडिफाई किया अपने पर्सनलाइज तरीके से, और एक अलग क्या कहते धुन निकाल दी है, व्हाटएवर इट इज। जैसे अरिजीत सिंह है, अपने स्टाइल, गाने का स्टाइल अलग हो गया, आपकी कोई और सिंगर है उसका गाने का स्टाइल अलग है, इस तरीके से। तो उसने क्या किया, पर्सनलाइज कर दिया, नहीं कर दिया। एक और एग्जांपल देता हूं मैं, सपोज करो एक सिनेरियो है जहां पे मैनेजमेंट की जरूरत है, तो आप दो मैनेजर ले आओ, तो दोनों के व्यूज हो सकता है अलग अलग हों। क्यों? क्योंकि वो अपना उस अपनी जो जो नॉलेज उन्होंने गेन करी है मैनेजमेंट स्कूल के अंदर, उसको वो अपने पर्सनलाइज तरीके से अप्लाई करते हैं। तो दैट्स इज व्हाई वी कैन से, जैसे कि आर्ट में हम पर्सनलाइज तरीके से अपने नॉलेज को अप्लाई कर सकते हैं, वैसे ही मैनेजमेंट में भी हम उसको अप्लाई कर सकते हैं अपने पर्सनलाइज तरीके से। यस और नो? यस यस सर। सर। सर एग्जांपल। हाँ, एग्जाम्पल मैं देता हूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक फैक्ट्री में स्ट्राइक हुई है, ठीक है। तो एक मैनेजर कहता है जी ऐसा है, ये जो वर्कर्स हैं इनकी हमें डिमांड मान लेनी चाहिए, क्योंकि अगर हम डिमांड नहीं मानेंगे तो प्रोडक्शन मेरा सारा रुक जाएगा और हमें कंपनी को लॉस होगा, ठीक है। उसने नॉलेज जो उसने गेन करी थी मैनेजमेंट स्कूल के अंदर, वो उसने उसके बेसिस के ऊपर एक उसने पर्सनलाइज तरीके से उसको अपना एक डिसीजन लिया। एक दूसरा मैनेजर आया, उसने कहा देखो ये ऐसा स्ट्राइक हो रखी है, हम क्या करते हैं
कि हम इन लोगों को कहते हैं कि भाई पहले आप प्रोडक्शन करो, और अगर हमें प्रॉफिट होगा तो हम पहले आपसे उसका क्या कहते हैं 2% शेयर करते थे, अब हम जैसे प्रॉफिट होगा तो हम उसका 4% शेयर करना शुरू कर देंगे। हर बंदा हर तरीके अलग अलग तरीके से अपनी स्किल को यूज कर रहा है। अब आप देखो दोनों का सिचुएशन दोनों के सामने सेम थी कि स्ट्राइक हो गई है और सिचुएशन कैसे हैंडल करना है। एक बंदा कहता है, एक मेरा कहता है सर ऐसा है मेरा प्रोडक्शन रुक जाएगा, हम लोग जो है क्या कहते हैं इनकी डिमांड्स मान लेते हैं, जो भी डिमांड्स उनकी। अब विदाउट एक्चुअली ये तो बड़ा आसान तरीका है, उसने कहा ठीक है, लेकिन उसमें कंपनी को प्रॉफिटेबिलिटी उसकी कम हो जाएगी, इवन लॉस भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन उनकी क्या डिमांड। वेयर एज एक दूसरा मैनेजर है, उसने कहा ये काम करते हैं, हम अभी वर्कर्स को बोलते हैं कि भाई देखो ऐसा है, आप लोग काम पे वापस चले जाओ, हम जो हमारा प्रॉफिट का शेयर है, जो भी हम अभी तक आप लोगों के ऊपर खर्च करते थे 2% वट एवर, जो भी आपको सैलरी देते थे या इंसेंटिव देते थे, वो हम बढ़ा के उसको इतना कर। तो देखो दोनों एमबीए थे, दोनों ने मैनेजमेंट पढ़ रखा था, पर हर बंदे ने अपने पर्सनलाइज तरीके से अपनी स्किल को यूटिलाइज किया। यस और नो? सिद्धार्थ क्लियर हुआ बेटा ये इतना? नहीं सर, थोड़ा सा है कंफ्यूजन। कोई बात नहीं, मैं दूसरा एग्जांपल देता हूँ। देखो अच्छा, ये जो नॉलेज है, ये ऊपर वाला ये एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज का ही है? सॉरी नहीं मतलब ये जो आप बता रहे हो कि ये जो अपनी नॉलेज वो करता है, ये थ्योरेटिकल नॉलेज है ना, जो एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, वही चीज है ना ये? एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज के बाद नीचे पर्सनलाइज एप्लीकेशन ना, पर्सनलाइज एप्लीकेशन क्या एप्लीकेशन है? पर्सनलाइज एप्लीकेशन। हाँ, पर्सनलाइज। तो मैं एक एग्जांपल और देता हूँ। T20 का मैच हो रहा है, ठीक है। अब रोहित शर्मा कहता है कि यार एक काम करते हैं कि बुमराह को लगाते हैं, ये क्या कहते हैं पेस बॉलिंग करेगा और लास्ट ओवर है और क्या कहते हैं ये रन नहीं देगा, ठीक है। अब जो रोहित शर्मा का एक्सपीरियंस है, जो उसकी नॉलेज है, जो उसने अंडरस्टैंड किया है, उसने उसके हिसाब से एक डिसीजन लिया। हाँ राइट। अब विराट कोहली है, विराट कोहली कहता है नहीं, हम एक ऐसे बॉलर को बॉल देते हैं जिसको कि इन लोगों ने समझा नहीं है, जो बहुत ज्यादा बॉलिंग नहीं करता है, सो दैट इन लोगों को बैट्समैन को समझ में नहीं आएगा कि क्या बॉलिंग करनी है, क्या बॉलिंग आएगी वहां से, और वो क्या कहते हैं वो रन नहीं बना पाएंगे और हम मैच जीतेंगे। तो देखो सिचुएशन दोनों के सामने सेम थी, लेकिन दोनों ने अपने पर्सनलाइज तरीके से अपना उस चीज को, सिचुएशन को मैनेज किया। अच्छा, सो जो डिसीजन लेना क्या कहते हैं, डिसीजन लेना है या फिर जो ओके हाँ सर, हाँ मैनेजमेंट डिसीजन ही तो होते हैं एक तरीके से। हाँ, सही बोल रहे, डिसीजन लेना है तो उस डिसीजन को लेने के लिए बंदे ने अपनी जो नॉलेज है वो यूज करी और उसको अपने पर्सनलाइज एक्सपीरियंस के बेस के ऊपर उसने उसको वहां पे इम्प्लीमेंट करा। ओके सर, समझ आ गया। अपनी नॉलेज के हिसाब से डिसीजन लेना, ओके, राइट, है ना? It is not knowledge but performance. The test of management lies in the skillful use of one's technical knowledge and proficiency to ensure maximum productivity and profitability at the minimum cost. ठीक है इशिता बेटा, आपको समझ में आ गया ना पर्सनलाइज का क्या मतलब होता है? यस सर। ठीक है। लास्ट पॉइंट है बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। जिस तरीके से आर्ट के अंदर आप ज्यादा प्रैक्टिस करते हो तो आप ज्यादा निखर के आते हो और ज्यादा आप क्रिएटिव हो जाते हो, उसी तरीके से मैनेजमेंट भी, आप कहते हैं ना पुराने मैनेजर जो होते हैं वो डिसीजन सही लेते हैं, उनको बहुत नॉलेज होती है, उनको पता होता है कि क्या सिचुएशन में किस तरह से काम करना है, और बहुत क्रिएटिव हो जाते हैं वो लोग, अपनी स्किल्स को वो यूटिलाइज करके वो इतने क्रिएटिव हो जाते हैं। कहते हैं एक काम करते हैं, एक प्रोडक्शन यूनिट वहां खोल लेते हैं जहां पे रिसोर्सेज हमें इजीली अवेलेबल होते हैं। तो ये उसने अपनी क्रिएटिविटी यूज करते हैं, नहीं करते मैनेजमेंट, मैनेजर ने अपनी क्रिएटिविटी यूज करी कि जी
अपने एक्सपीरियंस हिसाब से उसने मैनेजमेंट से कहा कि सब ऐसा है, हमें वहां से सारा रॉ मटेरियल मंगवाना पड़ता है यहाँ पे, फिर हम लोग यहाँ पे मशीनरी वगैरह होती है इस, और काफी इसमें टाइम लग जाता है और कॉस्ट भी आती है, तो क्यों ना हम फैक्ट्री उसी एरिया में लगा ले, सो दैट जहाँ पे रॉ मटेरियल होता है, सो दैट हमारे लिए क्या कहते हैं वहीं से ही गुड्स प्रोड्यूस करेंगे और जो लोकल मार्केट है उनको हम वहीं सप्लाई कर देंगे। एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, ठीक है। तो वो ये चीज को कैसे आई, उसको नॉलेज थी, उसने एक्सपीरियंस किया, उसने डेटा देखा, उसने देखा कि यार ये तो कॉस्टिंग ज्यादा आ रही है, और ये उसने एक क्रिएटिविटी यूज करी, या कोई प्रोसेस है उसने क्रिएटिविटी यूज करके उसको प्रोसेस के टाइम को कम कर दिया और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा दी। कोई भी चीज हो सकती है। तो जैसे कि एक आर्ट में होता है कि जो बंदा बहुत ज्यादा मान लो रियाज करता है तो निखर के आता है ना, और उसकी आवाज अच्छी हो जाती है एंड ऑल दैट, और क्रिएटिविटी करता है कि वो सुरों को थोड़ा सा अपने हिसाब से वो करके एक म्यूजिक बना देता है। आपने देखा ना म्यूजिक, आर डी बर्मन म्यूजिक बनाते थे, या भी इस तरह से और भी जितने हैं, सबकी म्यूजिक अलग अलग है ना, क्रिएटिविटी तो है ये। यस सर। इसी तरीके से मैनेजमेंट में भी इट इज क्रिएटिविटी। वो आपका क्या कहते हैं, मैनेजर्स जो होते हैं वो अपनी स्किल से, अपनी नॉलेज से, अपने एक्सपीरियंस से, अपनी प्रैक्टिस से वो नई नई चीजें क्रिएट, मतलब नई नई चीजें कैसे क्रिएट करते हैं कि वो इस तरीके से चाहे वो प्रोसेस में चेंज लाते हैं, चाहे वो आइडिया देते हैं, कोई क्रिएटिव क्या कहते हैं कुछ ऐसी चीजों का आइडिया देते हैं, या ऐसे एक्शंस होते हैं उनके, या ऐसे कुछ मॉडिफिकेशंस होते हैं जिससे कि प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाए कंपनी की, राइट, कॉस्ट मिनिमम हो जाए, उसकी प्रोडक्शन ज्यादा हो जाए उसका सेम रिसोर्सेज के अंदर, ठीक है। कहा कि नीचे मैंने क्या है, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, प्रिंसिपल बेस्ड एक्सपेरिमेंटेशन, यूनिवर्सल वैलिडिटी। ये साइंस के ट्रेट्स हैं, ये आर्ट के ट्रेट्स हैं कि पर्सनलाइज एप्लीकेशन बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी एग्जिस्टिंग टू थ्योरेटिकल नॉलेज, क्योंकि इसके अंदर एमबीए के कोर्सेज वगैरह होते हैं, तो नॉलेज है, वहाँ पे नॉलेज होती है, तो उस नॉलेज को अप्लाई करते हो आप, उसका प्रैक्टिस करके क्रिएटिविटी करते हो, प्रोफेशन पे में आपका, ठीक है। ये जो आपको मैं बता रहा था ना साइंस के, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइंस, रिप्रेजेंटिंग नॉलेज गैदर्ड बाय ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट एक्चुअली critically tested systematic and brought under general principle। यस सर। ठीक है ना, ये सारा सिस्टमैटिक बॉडी। यूनिवर्सल वैलिडिटी मैंने बताया था कि साइंस की जो वैलिडिटी होती है वो यूनिवर्सल होती है और बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन होती है, राइट। यस सर। ठीक है। और फिर इसका मैंने आर्ट का बताया कि थ्योरेटिकल नॉलेज होती है और प्रैक्टिकल, थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज आपको कराते हैं, एमबीए की क्लासेस में कराते हैं। तो जैसे मैं यहाँ बोल रहा था कि इसके अंदर इट इज नॉट कंप्लीट साइंस, क्योंकि यूनिवर्सलिटी नहीं है इसकी मैनेजमेंट की, मैंने बताया ना आपको। और ये एक्सपेरिमेंटल बेस्ड है, जिसमें नॉन लिविंग थिंग्स हैं, बट लेकिन हम ह्यूमन पे करते हैं, तो इसलिए 100% भी ये ट्रू नहीं होता। रिस्पेक्ट तो है, पर फिर भी कभी कभी जो है ह्यूमन बिहेवियर अलग अलग होता है, तो ट्रू नहीं होता। लेकिन सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एमबीए आपके कोर्सेज वगैरह हैं जो कि सिस्टमैटिक तरीके से आपको बताते हैं कैसे मैनेजमेंट करना चाहिए, क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं उनके, किस तरीके से वो उनके एक्सपेरिमेंट बेस के ऊपर वो ऑलरेडी वहाँ पे उसमें उन्होंने अपने सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ वो क्या कहते हैं बना रखी है। अब मैं आर्ट की बात करता हूँ, तो एग्जिस्टिंग थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल नॉलेज, यस, क्योंकि मैनेजमेंट में भी ये होता है, आपको थ्योरी पढ़ाई जाती है, आपको प्रैक्टिकल कराए जाते हैं, राइट। तो ये ट्रू हो जाता है। पर्सनलाइज एप्लीकेशन बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आप नॉलेज पढ़ते हो, क्या कहते थ्योरी पढ़ते हो, फिर उसको अपने तरीके से इस्तेमाल करते हो। हर बंदा, हर मैनेजर जो है वो डिफरेंट तरीके से हैंडल करता है। और बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि बंदा अपनी नॉलेज, अपना एक्सपीरियंस, अपनी स्किल के हिसाब से क्रिएटिव चीजें लेके आता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, चाहे वो इन टर्म्स ऑफ आइडियाज हो, इन टर्म्स ऑफ लेट्स से ऑप्टिमाइजेशन हो, इन टर्म्स ऑफ कोई भी तरीका हो सकता है। रूल्स एंड रेगुलेशन को भी हम कह सकते हैं कि उसने मैनेजमेंट, एक बंदे मैनेजर ने ना इस तरीके से रूल निकाला या प्रोसेस निकाला, या कोई भी चीज आपने करी जिसको जो कि उसने अपने जिससे कि एंड रिजल्ट में प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है, कॉस्ट कम हो रही है, प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है, ये तरीके का इफेक्ट हो रहा है उसका।
तो उसने अपनी एक तरीके से क्रिएटिव नॉलेज यूज करी, राइट। तो मैनेजमेंट both as science and art. Management is both science and as well as art. Like science, it has systematic and well-organized body of knowledge, and like art, it requires personal skill, creativity, and practice to apply this knowledge in best possible way. अब यहाँ पे थोड़ा सा क्या कहते हैं डेफिनेशन आपको लग रही है कि ये बोथ साइंस एंड आर्ट है, बट नहीं, इट इज नॉट अ कंप्लीट साइंस। बिकॉज क्यों कंप्लीट साइंस नहीं है ये? क्योंकि एक पॉइंट बताओ इशिता, 100% साइंस क्यों नहीं है? क्योंकि उसके प्रिंसिपल्स यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं है। राइट, वेरी गुड, वेरी गुड। क्योंकि जो स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट इंडिया में है वो वहां पे एप्लीकेबल नहीं होता। या क्या कहते हैं, यहाँ पे से फॉर एग्जांपल मैनेज करने के लिए से फॉर एग्जांपल मतलब यहाँ पे लोग जो हैं वो उस लेवल पे मान लो काम नहीं करते हैं इंडिया में। उनको उनके क्या कहते हैं, उनकी थिंकिंग थोड़ी डिफरेंट तरीके की है। यूएस में वो जब वो काम करते हैं तो बहुत डेडिकेटेडली करते हैं। इंडिया में लगता है कि नहीं, उस हिसाब से लोगों की थिंकिंग नहीं है। तो ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि हम मैनेजमेंट जो ह्यूमन बीइंग से डील करता है, दैट इज व्हाई इट इज नॉट, है ना? ठीक है, अब हम आ जाते हैं प्रोफेशन पे। क्या मैनेजमेंट प्रोफेशन है? तो अब एक बार बताओ, प्रोफेशन क्या क्या होते हैं? डॉक्टर, इंजीनियर। यस, है ना? ठीक है, डॉक्टर। अच्छा, तो क्या मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है? हाँ, क्योंकि उसमें भी गुड। जो लोग क्यों काम कर रहे हैं वो प्रोफेशन है? मैनेज। क्यों प्रोफेशन है? डॉक्टर, इंजीनियर, ये आपने बिल्कुल ठीक बोला। सिद्धार्थ बताओ बेटा, क्यों प्रोफेशन है ये? क्योंकि इसमें क्या कहते हैं, हम नॉलेज का यूज करते हैं मैनेज करने के लिए, और एक्सपीरियंस का यूज करते हैं। अच्छा चलो, अब मैं डिफरेंट तरीके से सवाल पूछता हूँ। एक डॉक्टर को हम अभी इशिता आपने बताया डॉक्टर की एक प्रोफेशन है, राइट? यस सर। तो उस प्रोफेशन में आने के लिए डॉक्टर को क्या उस बंदे को क्या करना पड़ा? उसको नॉलेज लेनी पड़ी उसे। नहीं, हाँ, उसको एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन क्लियर करना पड़ा और एक प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना पड़ा, राइट? यस सर। हर बंदा तो डॉक्टर बन नहीं जाता, राइट? हर बंदा तो लॉयर नहीं बन जाता। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप एक प्रोफेशन में जाना चाहते तो आपको उस प्रोफेशन में उस इंस्टीट्यूट या मतलब क्या कहते हैं, जैसे डॉक्टर है तो उसको किसी मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस करना पड़ेगा, तभी आप एक डॉक्टर कहला सकते हो। लॉयर जब तक लॉ नहीं करेगा तब तक वो लॉयर नहीं बन सकता। तो इसका मतलब क्या होता है, उसके पास क्या होना चाहिए? एक प्रोफेशनल डिग्री। यस, करेक्ट है ना? यस और नो? यस सर। है ना? तो देखो, अब हम प्रोफेशन की बात करते हैं। वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, ऑल प्रोफेशनल बेस्ड ऑन वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज that can be acquired through instructions and training. It is based on tested experimental principle of various business situation. मतलब ये हुआ कि मैनेजमेंट की वो लेने के लिए आपको क्या कहते हैं, डिग्री लेने के लिए आपको एक किसी एमबीए में के इंस्टीट्यूट में जाना अनिवार्य है, जरूरी है, राइट? एक वेल डिफाइंड बॉडी से आपको नॉलेज लेना जरूरी है। रेस्ट्रिक्टेड एंट्री एक प्रोफेशनल के लिए रेस्ट्रिक्टेड एग्जामिनेशन के थ्रू होता है, इसमें बताया ना आपको किसको क्लियर करना पड़ेगा और क्या कहते हैं, तब उसको डिग्री मिलेगी, तब उसको एडमिशन मिलेगा, उसके बाद उसको डिग्री मिलेगी, राइट? तो हर बंदा जो है वो ऐसा नहीं कि सब बंदे जिस मर्जी चाहे प्रोफेशन में चले जाएं और कोई उनको रेस्ट्रिक्शन विदाउट एनी दैट जाके सीधा एडमिशन लेना, ऐसा नहीं है, राइट?
प्रोफेशनल एसोसिएशंस होती हैं, जैसे डॉक्टर की एसोसिएशन होती है ना, यस यस सर। इसी तरीके से इंजीनियर्स की, लॉयर, सबकी एसोसिएशन होती है। तो जो प्रोफेशनल होते हैं, सीए की एसोसिएशन होती है। तो जो ये सब प्रोफेशनल है, ये किसी न किसी अपने प्रोफेशनल एसोसिएशन से लिंक्ड होते हैं। अच्छा, अब फोर्थ पॉइंट क्या है? इथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, मतलब कि जितने भी प्रोफेशनल है वो बाउंड होते हैं एक पर्टिकुलर सॉर्ट ऑफ क्या कहते हैं, कंडक्ट, कोड ऑफ कंडक्ट से। फॉर एग्जांपल, जब डॉक्टर बनते हैं तो आपको पता ही नहीं कि डॉक्टर को एक ओथ लेनी पड़ती है कि साहब मैं जो हूँ मरीजों का सिंसियरली इलाज करूंगा, अपने उसमें कोई बायसनेस नहीं होगी। वो सब पूरा एक कोड ऑफ कंडक्ट है जो कि करना पड़ता है, जो कि उनको एक लेना पड़ता है। वो जितने प्रोफेशंस हैं उनमें इस तरीके की वो इथिकल कोड ऑफ कंडक्ट होता है कि कोई हम लोग जो है मतलब अननेसेसरी किसी को वो नहीं करेंगे एंड ऑल दैट, सो दैट इथिक्स को फॉलो करेंगे। ठीक है। और एक सर्विस मोटिव होता है कि साहब ऐसा है कि हम जनता की सेवा करेंगे, लोगों की सेवा करेंगे, एक सर्विस मोटिव होता है। लॉयर को होता है कि ठीक है भाई, जिसके पैसे नहीं है बट फिर भी हम उसको कानूनी सलाह दे देंगे एंड ऑल दैट, राइट। तो ये प्रोफेशन के मेन फीचर्स हैं जो कि एक प्रोफेशन में होते हैं, राइट। अब हम इसको देखते हैं मैनेजमेंट में क्या चीज है, ये सब चीजें ट्रू हैं, यस और नो? वेल डिफाइंड ऑर्गेनाइजेशन है? यस सर। बिल्कुल ठीक है। सिद्धार्थ, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री है? सिद्धार्थ, सिद्धार्थ, हेलो। हेलो हाँ हेलो। सिद्धार्थ, हाँ हाँ, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री है मैनेजमेंट में? हाँ सर, क्योंकि इसमें भी एक एजुकेशनल डिग्री चाहिए होती है, तो ये भी है। डिग्री तो चाहिए, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री है? हाँ सर, होगा। होगा मतलब? है सर, है। कैसे कैसे है? क्योंकि सर मैनेजमेंट में भी हम क्या कहते हैं, मैनेजमेंट में भी हम क्या कहते हैं एजुकेशनल डिग्री जो होती है, क्या कहते हैं, ये प्रोफेशनल डिग्री है वो लेनी पड़ती है। एज सच प्रोफेशन, जैसे जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो भी करेक्ट डिग्री लेते हैं। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, ठीक है, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। इसके अंदर जैसे एक वेल डिफाइंड नॉलेज हमारे सारे प्रोफेशनल्स फॉलो करते हैं। मतलब एमबीए के अंदर जो आप एडमिशन लेते हो तो आपको ऐसा नहीं हर एक बंदे को एडमिशन मिल जाता है, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री है इसके अंदर, ठीक है। तो हम ये मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं ना प्रोफेशन में। हाँ देखो, अब मैं अभी जो आपको बता रहा था वो एक प्रोफेशन के उससे देख रहा था। अब कंपेयर कर रहा हूं मैं कि क्या मैनेजमेंट में ये चीजें वैलिड हैं या नहीं। अब हम एक चीज हम कह सकते हैं कि ऑल्दो मैनेजमेंट में रेस्ट्रिक्टेड एंट्री है एमबीए क्लासेस में, बट अगर किसी के पास एमबीए की डिग्री नहीं है तो क्या वो मैनेजर नहीं हो सकता? हो सकता है। यस, इट मींस कि आपको प्रोफेशनल डिग्री की रिक्वायरमेंट नहीं है टू बिकम अ मैनेजर। क्या मैनेजर की प्रोफेशनल एसोसिएशन है? यस, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन, AIMA करके एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बट आपको उसका मेंबर होना नेसेसरी नहीं है। क्या इथिकल कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं मैनेजर्स के लिए? No, यस और नो, दोनों हैं। कुछ लोग, कुछ मैनेजर होते हैं जिनके जो कोड फॉलो नहीं करते हैं। ऐसा तो है नहीं ना कि जी आपको डिग्री तभी मिलती है जब आप एक ओथ लेते हो या आपको करना है तो, क्योंकि आपकी क्योंकि डिग्री की जरूरत रिक्वायरमेंट ही नहीं है, ना ही कोई प्रोफेशनल बॉडी एसोसिएटेड है उससे। एथिकल प्रोफेशनल एसोसिएशन है उनकी, है, बट लेकिन जरूरी नहीं कि मैंडेटरी हो। बाद में हो जाए कि भाई मैनेजर को क्या कहते हैं MBA होना जरूरी है, उसको उस क्या कहते हैं एसोसिएशन का मेंबर होना जरूरी है, और जब तक वो MBA क्वालिफाई नहीं करेगा वो मैनेजर नहीं बन सकता। ये सब चीजें तो नहीं है एज ऑफ नाउ करेंटली,
है ना। सर्विस मोटिव, क्या हर मैनेजर का सर्विस मोटिव होता है? नहीं, कुछ लोगों का होता है, कुछ लोगों का नहीं होता। वो अपना प्रॉफिटेबिलिटी में ज्यादा विश्वास करते हैं कि कंपनी प्रॉफिट में रहे, और सर्विसेज क्या कहते हैं लोगों को दे, मिले ना मिले, उनको वो बहुत ज्यादा बॉदर्ड नहीं होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब आपने कंपेयर करा कि क्या क्या कहते हैं ये प्रोफेशन है या नहीं है। तो इसमें से कुछ पॉइंट्स मैच कर रहे हैं, कुछ पॉइंट्स मैच नहीं कर रहे हैं। राइट? नहीं क्लियर हो? मैं दोबारा बता देता हूँ। यस सर। सिद्धार्थ, सर ये रिस्ट्रिक्टेड एंट्री नहीं कर रहा है, जो सेकंड पॉइंट है नहीं। वो नहीं कर रहा। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि प्रोफेशन के अंदर रिस्ट्रिक्टेड एंट्री है, यस, हाँ हाँ। पर जो बंदा मैनेजर बन जाता है, क्या उसको हमेशा एक इंस्टीट्यूट से पास होकर आना पड़ता है? एक मिनट, कोई डॉक्टर है? जब तक उसके पास एमबीबीएस की डिग्री नहीं होगी, वो क्या वो प्रैक्टिस कर सकता है? नहीं कर सकता सर। इसका मतलब उसको एमबीबीएस करना जरूरी है। हाँ। इसका मतलब उसको कोई एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा कि किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने के लिए। यस सर। तो एंट्री रेस्ट्रिक्टेड हो गई ना, 100 जने अप्लाई करते हैं, उसमें से 3 का सिलेक्शन होता है। हाँ। राइट? तो Yes, रेस्ट्रिक्टेड sir. एंट्री हो गई ना। Whereas कंपनी में कोई मैनेजर है, उस मैनेजर की उसको वहां पे मैनेजर की पोस्ट पे रहने के लिए क्या उसको एमबीए होना जरूरी है? नो सर। नहीं। तो इसका मतलब एंटी रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, अगर मैं मैनेजमेंट की बात करूं तो। हाँ। नहीं क्लियर हो? दोबारा बताऊं? दोबारा बता दो सर। गुड गुड। इट्स गुड कि नहीं समझ में आ रहा तो आप मेरे से दोबारा पूछे, व्हिच आई एम ऑलवेज हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चंस। दोबारा से बताता हूँ। देखो बेटा, हमने क्या कहा कि प्रोफेशन के क्या ट्रेट्स हैं, कि भाई एक वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है, जैसे कि आप लगा लो ऑल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, यहाँ पे पूरी फैकल्टी है जो कि एक वेल ऑर्गेनाइज्ड बॉडी है। यस और नो? हाँ सर। अच्छा, अब इसमें हर एक बंदा जाके एडमिशन ले सकता है? नो सर। उसको एग्जाम क्लियर करने पड़ेंगे, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री होगी, तभी वो डॉक्टर बनेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से। मैनेजमेंट क्या के पर्सपेक्टिव से बात करें तो एक जिस तरीके से एक ऑल इंडियन इंस्टीट्यूट जो है वो आपको डॉक्टर प्रोड्यूस कर रहा है, तो डॉक्टर जो है वो सर्विस देता है। अब एक मैनेजर को आप ले लो, मैनेजर जो किसी ऑर्गेनाइजेशन में है, क्या मैंडेटरी है कि वो किसी न किसी इंस्टीट्यूट से आए तभी उसको मैनेजर बनाएंगे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है सर। इसका मतलब ये हो कि एंट्री रेस्ट्रिक्टेड नहीं है ना। हाँ 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 हाँ। ओके, तो मतलब मैनेजर्स को तो मतलब जैसे अलग प्रोफेशन में, ऐसा हम हाँ। प्रोफेशन और मैनेजमेंट को कंपेयर कर रहे हैं, तो प्रोफेशन जो होते हैं अलग, उनमें क्या हाँ। कहते हैं डिग्रीज की जरूरत पड़ती है, प्रोफेशनल डिग्रीज। राइट, और और मैनेजर्स इसमें के लिए मैनेजमेंट में नहीं पड़ती है। राइट। इशिता बेटा, आपको समझ में आया इशिता? यस सर। है ना, क्लियर है ना? जो चीज क्लियर नहीं है मेरे से पूछ लो दोबारा, ठीक है? क्लियर? और सर ये एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट एक बार हाँ, repeat करो। देखो, all professionals are bounded by a code of conduct which guides the behavior of its members. The code of conduct means rules and regulations framed to guide the behavior of professional. जैसे मैंने बताया आपको कि जब डॉक्टर बनते हैं या इंजीनियर बनते हैं या लॉयर बनते हैं, तो इनका एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है कि भाई अब आप प्रोफेशनल हो गए हो, आपको कोई गलत प्रैक्टिस नहीं करनी है। या जैसे मैंने डॉक्टर के लिए बताया कि उनको ओथ लेनी पड़ती है कि साहब हम मरीजों की का इलाज करेंगे, उनको किसी को पैसे की वजह से हम ऐसा नहीं करेंगे कि उसका इलाज ना करें।
है ना, एक तरीके से वो बाउंडिंग होती है कि इस तरीके से उनका इथिकल बिहेवियर, कोड ऑफ कंडक्ट बोलते हैं कि काम करने का तरीका इथिकल होगा। लॉयर ऐसा नहीं करेगा कि भाई मैं अननेसेसरी बंदे से पैसे एक्सट्रैक्ट कर लूं और उसका केस को ऑपोजिट पार्टी से मिल जाऊं, उसका केस वीक हो जाए, राइट। तो जितने भी प्रोफेशंस होते हैं उसके अंदर एक इथिकल कोड ऑफ कंडक्ट होता ही होता है। मतलब जब आपको डिग्री दी जाती है तो एक तरीके से आप ये एक अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि हाँ, आप जब अपनी स्किल्स को पब्लिक में यूटिलाइज करोगे तो कोई गलत काम नहीं करोगे। नहीं क्लियर हुआ सिद्धार्थ? नहीं मतलब अच्छा, सो कोड ऑफ कंडक्ट ऐसे मॉनिटर करता है कि जो भी मेंबर है वो कोई अनएथिकल काम ना करे, कोई अनएथिकल प्रैक्टिस ना करे। एक उन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशन की गाइडलाइन होती है हर एक प्रोफेशन के अंदर। डॉक्टर्स के लिए अलग होती है, इंजीनियर्स के लिए अलग होती है। उनको कहा जाता है कि भैया ये पढ़ लो और आप जब इसको प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये फॉलो करनी है, गाइडलाइंस हैं कि आपका बिहेवियर ऐसा होना चाहिए। ओके, सो अब फिर इसको मैनेजमेंट में अब तो मैनेजमेंट, हाँ, अब मैनेजर के लिए तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, ओके, जो मर्जी कर ले, राइट। ओ सो ये भी नहीं होगा, मतलब ठीक है ये नहीं सर। होगा। सर्विस मोटिव, the basic motive of a profession is to serve their clients' interest by rendering dedicated and committed services। मतलब ये हुआ कि अगर एक लॉयर है तो उसका ये क्या कहते हैं, मोटिव होना चाहिए कि मैं अपने क्लाइंट को केस जिताऊं, रादर देन मैं ऑपोजिट पार्टी से मिलके अपने क्लाइंट का केस हार जाऊं, राइट। ओके सर। क्या मैनेजर का जो कंपनी मैनेजर होते हैं, क्या इनका ऐसा सर्विस मोटिव होता है? मैनेजर का मोटिव तो वो होता है ना कि सारे इसको क्या कहते हैं, वो जो भी, हाँ बताओ। सबको मतलब जो भी उनका इंडिविजुअल उनको वो मिल रखा उनको मैनेज करे, जो भी मतलब अलग अलग मैनेजर्स होते हैं। तो बट अल्टीमेटली मोटिव या ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट और उसका ग्रोथ करे, है ना, हाँ। ठीक है ना। तो अब इसको करने के लिए कुछ मैनेजर्स अनइथिकल प्रैक्टिसेस अपनाते हैं। फॉर एग्जांपल टैक्स बचा लिया, ये अनइथिकल है, ठीक है। तो ये भी चीज 100% ट्रू नहीं है। सर्विसेज उनका जो वो सपोज करो कुछ मैनेजर्स का ये थिंकिंग होती है, अरे यार एम्प्लॉयज को अपने फैसिलिटीज नहीं देंगे हम सोशल कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी वो नहीं करेंगे, राइट। तो सर्विस मोटिव जो है वो डिफीट हो जाता है। हाँ, ओके सर, ठीक है। फिर अगर नहीं समझा मैं दोबारा बता दूंगा, तुम लोग पूछना, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये मैंने आपको बता ही दिया कि आर्ट एंड साइंस है एग्जिस्टेंस एंड थ्योरेटिकल नॉलेज। आर्ट में क्या होता है, थ्योरेटिकल नॉलेज पर्सनलाइज एप्लीकेशन होती है, प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी होती है। साइंस में क्या होता है कि सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज तो है, ये चीज तो ट्रू है, प्रिंसिपल्स आर एंड बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन है, नॉट एन एग्जैक्ट साइंस और इन एग्जैक्ट साइंस मैंने जो बताया था, और सोशल साइंस भी बोलते हैं इसको। साइंस नहीं है पूरी है ये, इसमें तो आर्ट में तो ट्रू हो गई सारी चीजें, बट इसके अंदर नहीं है। और इसकी ये साइंस में क्या है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल एप्लीकेबल नहीं होती है, क्या कहते हैं मैनेजमेंट। ये मैनेजमेंट के हिसाब से टिक और वो लगाया ना उसने कि यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं होती, सिस्टमैटिक होती है, प्रिंसिपल बेस्ड होते हैं एक्सपेरिमेंटेशन में, क्योंकि मैनेजमेंट के गुरुज हैं, उन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं एक्सपेरिमेंट के बेसिस के ऊपर। तो अब ये प्रोफेशन वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, प्रोफेशनल एसोसिएशन, एथिकल कोड और सर्विस मॉडल, ये मैंने आपको बताई दी, ठीक है। अब देखो इसमें वेल डिफाइंड नॉलेज है, यस, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री नो, प्रोफेशनल एसोसिएशन नो, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट नो, सर्विस मोटिव नो, तो सब में क्रॉस लगा हुआ है, देख रहे हो। हाँ सर। बट एक वेल डिफाइंड में नॉलेज में कि हाँ भाई एमबीए, क्योंकि एमबीए का क्या कहते हैं एक बॉडी है जो कि एमबीए की डिग्री देती है, ठीक लगा हुआ। क्लैरिटी हो गई बेटा? नहीं हुई तो मैं दोबारा बता देता हूँ ये।
नहीं हो गई सर। इशिता? यस सर। ठीक है, चलो अब हम लास्ट पॉइंट पे आते हैं, कोऑर्डिनेशन पे। अब ये बताओ, आप कोऑर्डिनेशन से आप क्या मतलब समझते हो? कोई अगर एग्जांपल देके बता ना। तालमेल। डेफिनेशन तो हमारे सामने रखी हुई है, फिर एग्जांपल देके बताओ। तो कोऑर्डिनेशन को मतलब कैसे एग्जांपल मैनेजमेंट के हिसाब से बताएं या फिर जनरल बताओ, मीनिंग बताओ मेरे को। तो कोऑर्डिनेशन जैसे अच्छा एज एन एग्जांपल कि हाँ जैसे एक क्रिकेट टीम है, तो हाँ। क्या कहते हैं उन टीम मेंबर्स के बीच में क्या कोऑर्डिनेशन है, क्या कहते हैं जो क्या कहते हैं उन्हें पता है कि किस टाइम किसको किस तरीके से बिहेव करना है, उनको किस तरीके से अपना क्या कहते हैं गोल को अचीव करने के लिए एज सच कोऑर्डिनेट करना है एक दूसरे के साथ, ताकि वो अपने यस, गोल को अचीव कर सकें। वेरी गुड, वेरी गुड, गुड आंसर। इशिता, आप इसमें कुछ ऐड करना चाहोगे? एग्जांपल बताओ कोई। सर मतलब जैसे कि अभी जो उसने क्रिकेट टीम का बोला, तो वो हाँ सब एक ही तरफ एक ही गोल को अचीव करने के लिए अपने आपस में डिसाइड करेंगे कि उनको क्या क्या करना है, और उसी को सब अपने कोऑर्डिनेशन से गोल अचीव करेंगे, मैच जीतेंगे। वेरी गुड। थोड़ा और कोई एग्जांपल बताओ कोऑर्डिनेशन का, कहीं पे घर में, कहीं पे भी कुछ आपको लगता है कि यहाँ अगर ये अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो चीजें बेकार हो जाएंगी, ये चीजें डिजायर्ड रिजल्ट नहीं है। कोई एग्जांपल बताओ। अगर स्टूडेंट और टीचर के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, तो स्टूडेंट को ना कोई चीज समझ आएगी, और जो टीचर पढ़ा रहा है उसे भी उसका भी वेस्ट ही जाएगा। तो कोऑर्डिनेशन है तो वो अच्छे से स्टूडेंट से समझ भी पाएगा, और ताकि उसका रिजल्ट अच्छा आ सके। हम्म। ओके, देखो कोऑर्डिनेशन के अब जो अगर डेफिनेशन पढ़ो तो इज अ प्रोसेस बाय व्हिच अ मैनेजर सिंक्रोनाइजेस द एक्टिविटीज ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट is known as coordination. It is the force which binds all other functions together and is also considered as the essence of management. अभी essence of management में बाद में आएंगे, पहले देखो हम कभी कभी देखते ना कि वीडियो पे जो पिक्चर आ रही है और जो साउंड आ रही है वो सिंक्रोनाइज नहीं है, मतलब डायलॉग पहले आ गया और पिक्चर बाद में है, या उल्टा हो गया। हुआ नहीं हुआ? कभी कभी होता, यस देखा है तुम लोग ने? तो यस इसका मतलब क्या हुआ कि ऑडियो और वीडियो सिंक्रोनाइज नहीं है। सिंक्रोनाइज सर। सिंक्रोनाइज, ये वर्ड है ना, सिंक्रोनाइज, ये वर्ड देख रहे हो? हाँ सर हाँ। सिंक्रोनाइजेस, सिंक्रोनाइज करते हो। सिंक्रोनाइज मतलब कि आपस में, मतलब एक तरीके से मैच नहीं है, मतलब जिसका जो काम है वो आगे पीछे कर रहा है। ऑडियो पहले आ गया, विजुअल बाद में आया। इफेक्टिवनेस। नहीं, इफेक्टिवनेस नहीं बेटा, जिसका हर बंदा मतलब क्या कहते हैं, ऑडियो अपने हिसाब से प्ले हो रहा है, वीडियो अपने हिसाब से चल रही है। ओके 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 सर। सिंक्रोनाइज नहीं है, हम्म क्योंकि वीडियो पहले आ गई और ऑडियो बाद में आ रहा, तो आपको ये क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा। हम्म एक एग्जांपल और देता हूं मैं। आपकी बॉडी है, आप खाना खाते हो, स्टमक में जाता है, वो पचता है, अब आगे जो ब्लड बनाने का है वो सारा सब, ये सब सिंक्रोनाइज्ड ही तो है कि आपने खाया, जूसेस एक्सट्रैक्ट हुए, ब्लड बना, आप सांस लेते हो, ये भी एक सिंक्रोनाइजेशन ही तो है कि आपके लंग्स जो है वो क्या कहते हैं ऑक्सीजन ले रहे हैं, बाहर सब CO2 वगैरह वो कर रहे हैं, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, जो एक्सहेल करते हो आप, है ना? तो सब चीज इन सिंक चल रही है। अगर एक
स्टमक कह दे जी मैं तो आगे नहीं क्या कहते हैं भेजूंगा फूड को, है ना, सपोज करो, तो सिस्टम विल फेल ना, पर्सन विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव। यस सर, इसी तरीके से मैनेजमेंट में भी जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं वो अगर आपस में कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे तो एंड रिजल्ट जो है वो आपके टारगेट्स को मीट नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल, प्रोडक्शन वाला कहता है जी ऐसा है मैं ही सारा काम करता हूँ, प्रोडक्शन मैं प्रोड्यूस नहीं करूंगा तो फिर क्या हो जाएगा। तो सेल्स वाला कह देगा कि भाई ऐसा है मैं अगर तुम्हारा सामान नहीं बेचूंगा तो तुम लोग क्या कहते हैं प्रोड्यूस करते रहना, तो थिंग्स विल नॉट मूव। अल्टीमेटली क्या होगा कि कंपनी जो है वो लॉस में चली जाएगी। तो Yes, जब sir. तक सारे डिपार्टमेंट आपस में कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे, अगर वो अपने अंदर ही काम करते रहेंगे विदाउट एक्चुअली कोऑर्डिनेटिंग विद डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, तब तक प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आ सकती। फॉर एग्जांपल, परचेज डिपार्टमेंट कहता है कि जी मैं अपने हिसाब से परचेज करूंगा, वो मान लो कोऑर्डिनेट नहीं करता प्रोडक्शन से, तो प्रोडक्शन वाले को समय पे रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा। और अगर आपस में दोनों कोऑर्डिनेट करेंगे, हाँ भाई बताओ तुम्हारा प्लान क्या है, मैं देखता हूँ कि कितना मेरा पास रॉ मटेरियल बचा है और तुम्हें कितना चाहिए, कब कब चाहिए, मैं उस हिसाब से ऑर्डर करता हूँ और तुम्हें रॉ मटेरियल तुम्हारे अवेलेबल कराऊंगा। दोनों परचेज डिपार्टमेंट ने और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन हो गया नहीं हो गया? यस सर। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो आपको एंड रिजल्ट अचीवमेंट नहीं मिलेगा। यस और नो? इशिता समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। है ना? तो ये है एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, मतलब कि एसेंस का मतलब क्या है कि क्रक्स। ये अगर नहीं होगा तो मैनेजमेंट नहीं हो सकता। जब तक आपके सारे डिपार्टमेंट सिंक्रोनाइज नहीं होंगे, कोऑर्डिनेटेड एफर्ट नहीं होगी, तब तक प्रॉब्लम आएगी, आप एंड रिजल्ट या ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर सकते। मैं इसकी और स्लाइड्स दिखाता हूं तुम्हें कि इंपॉर्टेंस क्या है, ग्रोथ इन साइज, फंक्शनल डिफरेंशिएशन एंड स्पेशलाइजेशन। जो इसकी इंपॉर्टेंस है वो आपको ग्रोथ में हेल्प करती है, और क्या कहते हैं आपके डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन डिफरेंशिएशन होते हैं, क्योंकि आपका एक प्रोडक्शन फंक्शन अलग है, ये इस तरीके के सारे फंक्शन अलग हैं आपके। और एक स्पेशलाइजेशन है कि भाई जो प्रोफेशनल लोग हैं ना उनको हम स्पेशलाइजेशन बोलते हैं। तो कोऑर्डिनेशन जो है वो आपका इन सब लेवल्स पे चाहिए होता है। मैं आपको डिटेल दिखाता हूँ इसकी। Coordination is needed to perform all the functions of management. The process of coordination begins at the planning stage when top management plans for the whole organization. देखो, जो टॉप मैनेजमेंट जब वो प्लान कर रहा है तो वो इंश्योर, वो मतलब एज्यूम करता है ना कि सब आपस में कोऑर्डिनेट करके काम करेंगे जितने डिपार्टमेंट वाले हैं, है ना, राइट? यस सर। ठीक है ना? अच्छा, अब कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स, चाहे वो टॉप लेवल हो चाहे वो नीचे वाला लेवल हो, सब जगह मैंने आपको बताया ना कोऑर्डिनेशन तो बहुत जरूरी चाहिए, डिफरेंट बिटवीन डिपार्टमेंट्स, बिटवीन पीपल, बिटवीन सब जगह चाहिए होता है ना। कोऑर्डिनेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। एनी कंपनी व्हिच fails to coordinate its activities cannot survive and run successfully for long period. अगर प्रोडक्शन वाला अननेसेसरी प्रोड्यूस करता जाएगा, सेल वाला सेल नहीं करेगा, कोई इसका कोऑर्डिनेशन नहीं है आपस में, फाइनेंस वाला कह के मैं पैसे ही नहीं देता तुम लोगों को, जॉब कर लो क्या कर लोगे, तो इस तरीके से जो है अगर वो सिंक्रोनाइजेशन पे नहीं काम करेंगे, कोऑर्डिनेट करके नहीं काम करेंगे, तो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो फेलियर की तरफ बढ़ जाएगी। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि इंटीग्रेटेड ग्रुप एफर्ट है, ये ग्रुप में होता है, ये एंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन है, भाई सबका क्या कहते हैं बाइंडिंग फोर्स है ना ये, कि भाई एक फोर्स है जो सबको बाइंड कर रही है कि भाई ठीक है मैनेजमेंट चाहता है कि इतना प्रॉफिट हो, उसकी वजह से हमें ये करना चाहिए, नीचे वाले उसको प्लान करते हैं, उसको आपस में मीटिंग करते हैं, डिपार्टमेंट में डिस्कशन करते हैं कैसे करना है, एंड देन दे टेक एक्शन एंड दे टेक करेक्टिव एक्शन डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। सेम चीज है जैसे आपकी मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक कंटीन्यूअस प्रोसेस है, ऑल प्रोड्यूस डेलिबरेट फंक्शन, एंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन।
It acts as a binding force between department, ensure that all actions is aimed to in achieving the goals of the organization. Continuous process begins and planning से सब जगह all processes से मैंने आपको बताई थी, सब जगह होता है, चाहे वो क्या कहते हैं प्रोडक्शन का कंपनी हो, चाहे वो सर्विस की कंपनी हो, चाहे वो किसी भी चीज की, है ना। एक ये कोऑर्डिनेशन बिटवीन पीपल तो बहुत जरूरी है। डेलिब्रेट फंक्शन, ये मैनेजर हैज टू कोऑर्डिनेट द एफर्ट ऑफ डिफरेंट पीपल इन कॉन्शियस एंड डेलिब्रेट मैनर। मतलब डेलिब्रेटली ही करना है उसको। मतलब एक होता है कि डेलिब्रेट का मतलब समझते हो आप कि भाई मैंने किसी को पुश किया, अगर जानबूझ के बोलते हैं ना, जानबूझ के, डेलिबरेटली आपने ये कोई एक्ट किया, क्योंकि डेलिब्रेट फंक्शन इसलिए कहा कि भैया ये तो उसको करना ही पड़ेगा, जानबूझ के सोच समझ के करना पड़ेगा। तो सर एक बार स्टार्टिंग से एक बार बताना सर, ये वाला यही वाला। देखो मैं बताता हूँ, इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट, मतलब ये हुआ कि जो ग्रुप की एफर्ट है वो इंटीग्रेट हो जाती है। जो कोऑर्डिनेशन है वो एक coordination unifies unrelated or diverse interest into purposeful work activity। मेरे पास मेरे डिपार्टमेंट में जो लोग हैं वो हर एक का अपना अपना ऑब्जेक्टिव अलग अलग हो सकता है, लेकिन एज अ मैनेजर जब मैंने उनके कोऑर्डिनेशन मेरा हो गया उन लोगों के साथ, तो ऑल्दो उनके पर्सनल गोल चाहे कुछ और भी हों, लेकिन अल्टीमेटली दे विल वर्क फॉर द ऑर्गेनाइजेशन इन फुलफिलिंग इट्स ऑब्जेक्टिव। मतलब ये होगा कि एक इंटीग्रेटेड एफर्ट हमारी इसके अंदर आ जाती है। इंटीग्रेटेड मतलब कि सबको साथ मिला के, सबको साथ लेके चलने की इंटीग्रेटेड ग्रुप एफर्ट। मतलब इंडिविजुअल नहीं कर सकता ये। जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन बड़ी होती है, आपको कोऑर्डिनेशन हमारा बिटवीन डिपार्टमेंट, बिटवीन पीपल एसेंशियल होता चला जाता है। बिटवीन ग्रुप बन जाते हैं ना, एक ये परचेज का ग्रुप हो गया, ये सेल्स का ग्रुप हो गया, इस तरीके से। ठीक है, ओके सर, ओके सर। Ensure unity of action, मतलब it acts as a binding force, मैंने बताया आपको। कंटिन्यूस प्रोसेस है, ऑल परसीव। डेलिब्रेट फंक्शन का मीनिंग समझ गए, डेलिब्रेट है ये, मतलब ये तो करना ही करना पड़ेगा। हैज टू कोऑर्डिनेट द एफर्ट ऑफ डिफरेंट पीपल इन अ कॉन्शियस एंड डेलिब्रेट मैनर। मतलब कि जब तक वो एक मैनेजर कोऑर्डिनेशन नहीं करेगा अपनी टीम के अंदर, आपको रिजल्ट्स अचीव नहीं हो सकते। और ये लास्ट पॉइंट है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजर्स, और सारे मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपनी एफर्ट कोऑर्डिनेटेड फॉर्म में करें, सो दैट एंड रिजल्ट आपको मिल जाए। राइट, ओके सर। हाँ, अब इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन का, साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनल, या मैं जो बताया था ना स्पेशलाइजेशन, साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जैसे जैसे आपकी ऑर्गेनाइजेशन की साइज बढ़ती जाती है, आपको कोऑर्डिनेशन की ज्यादा जरूरत पड़ जाती है। पहले 2 लोग हों तो कोऑर्डिनेट आराम से हो जाता है, 4 लोग हों, 10 लोग आपस में चाहिए बात करके। बट जब आपके ऑर्गेनाइजेशन बढ़ जाती है तो need of organization increases with the increase of size of the organization. Functional differentiation क्या है? The function of an organization are divided into different departments, sections, and or divisions, and each department work individually to give more importance to its objective. अब आपका क्या है कि हर डिपार्टमेंट के अपने टारगेट्स हैं। मैं सेल्स वाला कहता है जी मेरे को इतना अचीव करना है, प्रोडक्शन वाला कहता है मेरे को। लेकिन अगर ये आपस में डिपार्टमेंट्स मिलके काम नहीं करेंगे, देन कोऑर्डिनेशन, अभी इंपॉर्टेंट समझा रहा कोऑर्डिनेशन क्यों जरूरी है। क्यों? क्योंकि साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जब बढ़ जाएगा तो आपको नंबर ऑफ पीपल ज्यादा हो जाएंगे, तो आपको कोऑर्डिनेशन ज्यादा करना पड़ेगा। जैसे ऑर्गेनाइजेशन बड़े फंक्शनल डिफरेंशिएशन, मतलब कि हर फंक्शन के अलग अलग वो ऑब्जेक्टिव्स होंगे, लेकिन फिर भी कोऑर्डिनेशन को आपको जरूरी इसलिए डालना पड़ेगा कि अदरवाइज अगर हर जना अपने अपने ऑब्जेक्टिव में ही वो रहा विदाउट एक्चुअली कोऑर्डिनेटिंग, देन पर्पस विल नॉट सॉल्व। और एक होता है स्पेशलाइजेशन। क्या होता है कि स्पेशलिस्ट आ जाते हैं अपने प्रोफेशन में, अपने ऑर्गेनाइजेशन में आप लोग स्पेशलिस्ट हायर करते हो, तो जो स्पेशलिस्ट होते हैं वो ये कहते हैं कि साहब जो हम कर रहे हैं वो ही राइट तरीका है। इन लार्ज एंड मॉडल ऑर्गेनाइजेशन देयर इज अ हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन एंड स्पेशलिस्ट और एक्सपर्ट्स फील दैट दे आर द ओनली क्वालिफाइड पीपल एज दे ऑलवेज टेक राइट डिसीजन इन द राइट डायरेक्शन। तो कहने का मतलब ये है कि अगर स्पेशलिस्ट भी कोऑर्डिनेट करके नहीं चलेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन ये ऑब्जेक्टिव मीट नहीं होंगे।
जैसे Okay. जैसे ऑर्गेनाइजेशन बढ़ती है, आपके लोग बढ़ते हैं, डिपार्टमेंट बढ़ते हैं और स्पेशलिस्ट भी आते हैं। अब ऐसा नहीं कि स्पेशलिस्ट ने जो कह दिया वो तो क्या कहते हैं विदाउट कोऑर्डिनेटिंग वो वैसा ही करना है, नहीं, इवन स्पेशलिस्ट को भी कोऑर्डिनेट करके आगे चलना पड़ता है। तो ये इंपॉर्टेंस होगी इसकी। तो अब ये एज फार एज कोऑर्डिनेशन पार्ट इज कंसर्न, ये तुम लोग क्लियर हुआ या नहीं हुआ? कोऑर्डिनेशन थोड़ा सा मेरे को क्लियर नहीं हुआ अच्छे से। ठीक है, कोई बात नहीं, गुड गुड गुड। जो इशिता, हाँ इशिता, यस सर। कोऑर्डिनेशन के बारे में आपको कोई डाउट है? तो समझ आ गया। आ गया, ठीक है। चलो, तो सिद्धार्थ में हम उसको अलग से ले लेंगे कभी, बट अभी जितना तुम्हें समझ में आया उसको नोट्स बना लो उसके और सारे कुछ कर लो, हैं? ठीक है ना? तो अब Okay. हम लोग का ये चैप्टर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया है, और बस ये क्या कहते हैं, ये जस्ट एक सी फीचर्स मैनेजमेंट है, ये मैंने ऐसी स्लाइड बना ली थी, है ना? आइडेंटिफाई स्टेट ऑफ फोर्स एंड बाइंड्स ऑल पॉइंट्स, कोऑर्डिनेशन, ये सब चीजें। चलो, ओके देन, ओके ओके इशिता, हाँ जी सर। राइट।